हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 70% लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वन लोगों से कृपया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। यूट्यूब से भी पहले स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई भी स्टोरी पसंद है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कमेंट्स करें। एपिसोड 31 वायरल वीडियो, मिडिल क्लास का शोषण। अब तक आपने सुनना। इतना कहने के बाद डॉक्टर मूर्ति दोनों को जबरदस्ती उन्हें कमरे बाहर निकाल देते हैं और फिर वो वापस रुद्र की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक बाहर खड़ा पुलिस ऑफिसर और उस प्रोसिक्यूटर को एक भारी आवाज सुनाई देती है। प्रोसिक्यूटर अजय। इस आवाज को सुनते ही अचानक से प्रोसिक्यूटर अजय की सांसें तेज होने लगी है, उसका चेहरा पसीने से भर जाता है। अब आगे, रुद्र के कमरे के बाहर पुलिस ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर अजय वर्मा ने अमित कपूर को आते देखा। अमित कपूर की मौजूदगी ने अजय के चेहरे पर भय का साया डाल दिया। उन्होंने तुरंत अंदाजा लगाया कि यह स्थिति सामान्य नहीं है। अमित कपूर ने गुस्से में अजय वर्मा की तरफ कदम बढ़ाए और बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मार दिया। अजय वर्मा का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह हड़बड़ाहट में पीछे हट गया। पुलिस ऑफिसर ने समझाने की कोशिश की, सुनिए सर, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अमित कपूर ने उसकी बात काटते हुए उसे भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ड्यूटी? यही तुम्हारी ड्यूटी है, बिना वारंट के एक निर्दोष व्यक्ति को धमकाना? उन दोनों को सबक सिखाने के बाद अमित कपूर ने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। फोन के उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सीनियर, आप किस हाल में हैं? आपके सेवानिवृत्त होने के बाद आपने मुझे लंबे समय तक फोन नहीं किया। अमित कपूर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा नीचे काम करने वाला प्रोसिक्यूटर अजय वर्मा यहाँ क्या कर रहा है? उसने निर्दोष लोगों को परेशान किया है और कानून का दुरुपयोग किया है। फोन के दूसरी तरफ वाला आदमी डरते हुए बोला, सॉरी सीनियर, मुझे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं अभी इसे देखता हूं। अमित कपूर ने गुस्से में कहा, अगर इस प्रोसिक्यूटर ने फिर से ऐसी हरकत की तो याद रखना, मैं तुम्हें और इसे दोनों को जान से मार दूंगा, समझे? दूसरी तरफ से आवाज आए, जी सीनियर, मैं समझ गया, मैं इसे सही कर दूंगा। अमित कपूर ने फोन काट दिया और गुस्से से कांपते हुए अजय वर्मा और पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा। अब अगर तुम दोनों ने फिर से ऐसी हरकत की तो याद रखना, मैं यहां पर ही नहीं रुकूंगा। पुलिस ऑफिसर और अजय वर्मा दोनों ही डर के मारे कांपने लगे और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। रुद्र, जो कमरे के अंदर था, उसे इस पूरी घटना का कुछ पता नहीं चला। वो अपने विचारों में खोया हुआ था और उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। अमित कपूर ने उसे कोई जानकारी नहीं दी, जिससे रुद्र अब भी अपनी स्थिति के बारे में अनजान था। अमित कपूर ने यह सुनिश्चित किया कि रुद्र के साथ किसी भी प्रकार की अन्याय न हो। अब रुद्र को यह जानने की जरूरत नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि अमित कपूर ने सब कुछ संभाल लिया था। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर मूर्ति के कमरे से बाहर जाते ही रुद्र ने राहत की सांस ली। उसके बाद उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। अचानक उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। वह जानता था कि अब समय आ गया है अपने अगले कदम की तैयारी का। रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, अनवी, मुझे आज की सबसे बड़ी प्रॉफिट देने वाले शेयर्स या बिटकॉइन के नाम बताओ। अनवी, जो अब एक प्यारी बच्ची के रूप में रुद्र के सामने प्रकट हो चुकी थी, ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक लिस्ट जारी की जिसमें आज के दिन के सबसे बड़े प्रॉफिट देने वाले निवेशों की जानकारी थी। ठीक है पापा। रुद्र ने लिस्ट को ध्यान से देखा। उसमें एक विशेष बिटकॉइन का नाम था जो आज के दिन 1000% से भी अधिक प्रॉफिट देने वाला था। रुद्र ने अनवी से पूछा, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि यह बिटकॉइन इतनी तेजी से बढ़ेगा? हाँ पापा, मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूँ। इस बिटकॉइन में बहुत संभावनाएं हैं और यह आज के दिन जबरदस्त मुनाफा देगा। रुद्र ने कुछ पल सोचा और फिर अपने लैपटॉप को खोला। उसने तेजी से अपने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार किए और उस विशेष बिटकॉइन में निवेश करने के लिए तैयार हो गया। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास की झलक थी। रुद्र ने अनवी से कहा, ठीक है अनवी, अब समय आ गया है इस मौके का फायदा उठाने का। हम इस बिटकॉइन में भारी निवेश करेंगे। बिल्कुल पापा, यह सही निर्णय है, अनवी ने उत्साहित होकर कहा। रुद्र ने अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया और उस बिटकॉइन में लगभग 600 करोड़ का निवेश कर दिया। उसके मन में एक ही ख्याल था, आज का दिन उसकी किस्मत बदलने वाला है। उसने अपनी रणनीति पर विश्वास किया और पूरी तरह से आश्वस्त था कि यह निवेश उसे अमूल्य लाभ देगा। रुद्र की रणनीति और अनवी की जानकारी से उसे अपने भविष्य को सुरक्षित करने का एक अनूठा मौका मिला। अब उसे बस इंतजार करना था कि कैसे उसकी मेहनत और दूरदर्शिता उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है।
हॉस्पिटल के कमरे में बैठे हुए उसने अपनी आंखें बंद की और भविष्य की चमकती हुई तस्वीरों को अपने मन में देखा कि तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई और फिर डॉक्टर अंजलि कमरे के अंदर आ जाती है। रुद्र अपने निवेश के फैसले के बाद अभी भी मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजे की ओर देखा और देखा कि डॉक्टर अंजलि अंदर आ रही हैं। अंजलि ने कमरे में आते ही रुद्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हो अब? जिस पर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब बढ़िया हूँ। वैसे सुना है कि तुम 2 आदमियों से तो संभल नहीं पाए और अब राकेश चौधरी से निपटना चाहते हो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो आप क्या चाहती हैं, डॉक्टर? क्या मैं राकेश चौधरी को बर्बाद कर दूं? रुद्र के सवाल पर अंजलि ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, डेट का सवाल है। रुद्र ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर, अगर आप चाहती हैं तो मैं राकेश चौधरी को बर्बाद करने के लिए तैयार हूं। अंजलि ने उसकी ओर देखा और कहा, पहले अपनी हेल्थ चेक करवा लो। अंजलि ने रुद्र का हेल्थ चेकअप किया और कहा, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना और पेशेंट को बीमार अवस्था में गेम नहीं खेलना चाहिए। रुद्र ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, बल्कि पैसे कमा रहा हूं। अंजलि ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा, ठीक है मिस्टर पैसे वाले, पर ध्यान रखना, सेहत सबसे पहले है। रुद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, डॉक्टर, अगर मैं इस बार भी बच गया और राकेश चौधरी को हराने में सफल रहा, तो क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी? अंजलि ने उसे ताना मारते हुए कहा, पहले अपने प्लान में कामयाब हो जाओ, फिर देखेंगे। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर जाते हुए कहा, ध्यान रखना और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। रुद्र ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आपकी बातें याद रखूंगा डॉक्टर। कमरे में अब फिर से शांति छा गई थी, लेकिन रुद्र के चेहरे पर अभी भी एक शैतानी मुस्कान थी। वह जानता था कि उसके पास अब एक और चुनौती थी, राकेश चौधरी को हराना और अंजलि के साथ डेट पर जाना। उसकी जिंदगी अब एक रोमांचक खेल बन चुकी थी और वह इसे पूरे जोश के साथ खेलने के लिए तैयार था। उसके बाद रुद्र अपना लैपटॉप खोलता है और फिर उसमें कुछ करने लगता है। कुछ देर लैपटॉप पर काम करने के बाद रुद्र एक शैतानी मुस्कान मुस्कुराता है और फिर वो अपना लैपटॉप साइड कर सोते हुए खुद से कहता है, अब बस मुझे अगली सुबह का इंतजार है। इतना कहकर रुद्र नींद की गहरी आगोश में चला जाता है। अगली सुबह की रोशनी के साथ ही इंटरनेट और टीवी चैनलों पर अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे थे। ये वीडियो पूरे देश में हंगामा मचा रहे थे और हर किसी की जुबान पर सिर्फ इन्हीं की चर्चा थी। वीडियो 1, विवेक चौधरी का बयान। पहले वीडियो में विवेक चौधरी कैमरे के सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। इन मिडिल क्लास लोगों की औकात ही क्या है? ये लोग सिर्फ हमारे पैरों की धूल हैं। ऐसे लोगों को तो हम अपने जूते के नीचे कुचल देते हैं। वीडियो का स्लोगन था, तारांकन, मिडिल क्लास का अपमान, विवेक चौधरी की सच्चाई, तारांकन। वीडियो 2, पुलिस ऑफिसर का आरोप। दूसरे वीडियो में वही पुलिस ऑफिसर नजर आ रहा था जिसने मिडिल क्लास युवक पर हाथ उठाया था। वो गंभीर आरोप लगा रहा था, ये लड़का अपने जूनियर से पैसे वसूलता है और जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो उसने विवेक चौधरी और उसके दोस्तों को पीटा। वीडियो का स्लोगन था, तारांकन, आरोपों की बौछार, मिडिल क्लास युवक का असली चेहरा। वीडियो 3, प्रोसिक्यूटर अजय की धमकी। तीसरे वीडियो में प्रोसिक्यूटर अजय वर्मा और वही पुलिस ऑफिसर मिलकर मिडिल क्लास युवक को धमका रहे थे। अजय वर्मा गुस्से में चिल्ला रहा था, तुम्हें लगता है कि तुम कानून से बच जाओगे? हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी फिर से सिर उठाने की। वीडियो का स्लोगन था, तारांकन, कानून का दुरुपयोग, मिडिल क्लास युवक को धमकाते अधिकारी, तारांकन। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इन वीडियोज ने तूफान ला दिया था। लोग भड़काऊ टिप्पणियां कर रहे थे। कुछ लोग विवेक चौधरी का समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग मिडिल क्लास युवक के समर्थन में थे। विवेक चौधरी ने सही कहा, इन मिडिल क्लास लोगों की औकात नहीं है, एक यूजर ने ट्वीट किया। मिडिल क्लास युवक निर्दोष है, ये सिस्टम का दुरुपयोग है, एक अन्य यूजर ने लिखा। हर न्यूज चैनल पर इन वीडियोज को बार बार दिखाया जा रहा था। एंकर इन वीडियोज पर अपनी राय दे रहे थे और पैनल डिस्कशन हो रहे थे। क्या मिडिल क्लास युवक वास्तव में अपराधी है या वो सिस्टम का शिकार है? एंकर ने सवाल उठाया। ये तो बिल्कुल साफ है कि मिडिल क्लास युवक पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, एक पैनलिस्ट ने कहा। इन वीडियोज ने पूरे देश में तनाव पैदा कर दिया था। लोग सड़कों पर उतरने लगे थे, दोनों पक्षों में झगड़े हो रहे थे। पुलिस को कई जगहों पर हस्तक्षेप करना पड़ा। मिडिल क्लास युवक के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी।
जो या तो उसके समर्थन में नारे लगा रही थी या उसके खिलाफ गुस्से में थी। मीडिया और सोशल मीडिया पर मचे इस हंगामे ने पूरे देश को दो धड़ों में बांट दिया था। रुद्र के समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। इस हंगामे ने उसके केस को और भी जटिल बना दिया था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही राकेश चौधरी को इन तीनों वायरल वीडियोज के बारे में पता चला, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने कर्मचारियों को चिल्लाते हुए बुलाया, क्या हो रहा है यहाँ? ये वीडियोज कैसे वायरल हो गए? राकेश चिल्लाया। राकेश ने अपने आईटी टीम के प्रमुख को आदेश दिया, जाओ, इन वीडियोज को इंटरनेट से गायब कर दो, हर एक वीडियो को हटाओ, समझे? आईटी टीम के प्रमुख ने घबराते हुए कहा, सर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह वीडियो बहुत तेजी से फैल चुका है। राकेश का गुस्सा और बढ़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन वीडियोज से हमारी इज्जत पर क्या असर पड़ेगा? इसी बीच राकेश के अन्य कर्मचारियों ने रिपोर्ट दी कि इन वीडियोज को देश के 10 करोड़ से ऊपर लोग देख चुके हैं। अब इन वीडियोज को हटाना नामुमकिन था। राकेश ने तुरंत अपने फोन से अपने सभी ऊंचे संपर्कों को कॉल करना शुरू कर दिया। वो हर एक को आदेश दे रहा था कि वे इन वीडियोज को हटाने में उसकी मदद करें। हेलो मंत्री जी, ये राकेश चौधरी है, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से कॉल किया, हेलो डीजीपी साहब, मैं राकेश चौधरी बोल रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। राकेश की हालत अब और भी खराब हो गई थी। उसने हर संभव संपर्क को कॉल किया लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि वह अब अकेला रह गया है और इन हालातों से उसे खुद ही निपटना होगा। ये सब क्या हो रहा है? कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? राकेश ने खुद से कहा। उसकी आवाज में निराशा और हताशा झलक रही थी। उधर उसके कर्मचारी हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो चुकी चीज को हटाना असंभव सा हो गया था। वे लगातार अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, लेकिन हर प्रयास विफल हो रहा था। राकेश ने अपने कमरे में आकर दरवाजे को जोर से बंद किया। उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, ये सब कैसे हुआ और अब वह क्या करे? उसका पूरा करियर, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लग चुका था। राकेश चौधरी की यह हताशा और असहायता इस बात का संकेत थी कि अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके थे। उसकी प्रतिष्ठा पर लगे इस दाग को मिटाना अब मुश्किल था और उसे इस चुनौती का सामना करने के लिए खुद ही रास्ता निकालना था। जहां इधर देश के सभी मध्यम वर्ग के लोग रुद्र के सपोर्ट और चौधरी के खिलाफ हो गए थे, तो वही इस पूरे रायते को फैलाने वाला इंसान रुद्र आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा था। क्या यही है राकेश चौधरी का अंत? क्या सच में रुद्र ही हुआ इन सब के पीछे? एपिसोड 32 राकेश चौधरी बर्बाद। अब तक आपने सुनना। राकेश चौधरी की यह हताशा और असहायता इस बात का संकेत थी कि अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके थे। उसकी प्रतिष्ठा पर लगे इस दाग को मिटाना अब मुश्किल था और उसे इस चुनौती का सामना करने के लिए खुद ही रास्ता निकालना था। जहां इधर देश के सभी मध्यम वर्ग के लोग रुद्र के सपोर्ट और चौधरी के खिलाफ हो गए थे, तो वही इस पूरे रायते को फैलाने वाला इंसान रुद्र आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा था। अब आगे जहां देश भर में मिडिल क्लास लोग रुद्र के समर्थन और चौधरी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वहीं इस पूरे हंगामे का कारण बने रुद्र आराम से अपनी नींद पूरी कर रहे थे। कमरे की शांति को भंग करते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई और रुद्र का वकील अमित कपूर अंदर आया। अमित कपूर एक अनुभवी और तेज तर्रार वकील, जिनकी पहचान भारत के शीर्ष कानून फर्मों में से एक के सदस्य के रूप में होती थी। उन्होंने अपने दस्तावेज और फाइलें रुद्र के बेड के पास रखी और रुद्र को जगाया। रुद्र, उठो, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, अमित ने गहरी आवाज में कहा। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग अमित सर, आप इतनी सुबह सुबह, क्या खबर है? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन हमें ये तय करना होगा कि हम चौधरी और उसके गुर्गों को कितना और परेशान करना चाहते हैं, अमित ने सीधा सवाल किया। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, अमित सर, मैं चाहता हूं कि उन्हें पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया जाए। वे मिडिल क्लास लोगों का अपमान करते हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। अमित कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है रुद्र, हम उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगे। दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। वे जानते थे कि उनके पास ताकत थी और वे इस ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अमित कपूर कमरे से बाहर निकल जाता है। वही कमरे में मौजूद रुद्र खुद से कहता है, सॉरी राकेश चौधरी, मैं तेरे प्यार परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहता था, मगर अब सवाल एक डेट का है। इतना सोचते ही रुद्र के चेहरे पर फिर से शैतानी मुस्कान पसर जाती है।
इसी बीच वही दूसरी ओर राकेश चौधरी मीडिया के सामने आने को मजबूर हो गया। उसका चेहरे पर निराशा और हताशा से बाहर हुआ था, जो कि उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तभी मीडिया के सवालों की बौछार ने उन्हें और भी परेशान कर दिया। चौधरी साहब, आपके बेटे के बयान से देश भर में हंगामा मच गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? एक पत्रकार ने तीखे स्वर में पूछा। क्या ये सच है कि आप और आपके अधिकारी किसी रुद्र सिंह नाम के लड़के को धमका रहे थे और उस पर गलत इल्जाम लगा रहे थे? दूसरे ने जोड़ा। रिपोर्टर्स की बात सुनने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इन आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कुछ गलतियां मेरे बेटे हुई हैं। जो इंसान एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, वो एक चेयरमैन क्या बन पाएगा? इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मीडिया के कैमरों की चमक के बीच राकेश ने अपना इस्तीफा पत्र बाहर निकाला और घोषणा की, मैं राकेश चौधरी मुंबई बार काउंसिल के चेयरमैन पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। ये घोषणा सुनकर मीडिया में सनसनी फैल गई। पत्रकार एक दूसरे से सवाल पूछने लगे और चौधरी के फैसले पर चर्चा करने लगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई कि पुलिस अधिकारी और प्रोसिक्यूटर अजय, जो रुद्र को धमका रहे थे, उन्हें भी उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। ये कदम रुद्र के लिए एक बड़ी जीत थी और ये दिखाता था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जहां इधर बाहर यह सारा ड्रामा चल रहा था, तो वही दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टर अंजलि रोज की तरह उनके चेकअप के लिए आईं। उस वक्त रुद्र टीवी पर राकेश चौधरी की मीडिया के साथ हुए वार्तालाप को देख रहे था। पर अंजलि में उस पर ध्यान ना देते हुए उसने रुद्र के स्वास्थ्य की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है। पर शायद रुद्र के मन में तो कुछ और था। उसने मजाकिया लहजे में कहा, तो अब जब मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी? जिस पर अंजलि ने हंसते हुए जवाब दिया, वैसे मानना पड़ेगा, तुमने जो कहा वो तुमने करके दिखाया। तुमने आखिरकार राकेश चौधरी की ताकत को मिट्टी में मिला ही दिया। डॉक्टर अंजलि के मुंह से अपनी तारीफ सुन रुद्र खुशी से चहकते हुए कहता है, तो क्या अब आप मेरे साथ डेट पर चलने के लिए तैयार है? रुद्र के सवाल और उसके चेहरे पर मौजूद खुशी को देख डॉक्टर अंजलि एक मुस्कान के साथ कहती है, शायद तुम भूल रहे हो, पर मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के बारे में सोचूंगी। ये नहीं कहा था कि मैं चलूंगी ही। अंजलि के इस बात पर रुद्र कंफ्यूजन भरे लुक से उसे देखने लगता है, जिस पर अंजलि अपने कोट की जेब से एक अंगूठी निकाली और उसे अपने अनामिका उंगली में पहन लिया। रुद्र की नजरें उस अंगूठी पर टिक गईं और उसके चेहरे पर हंसी गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसके दिल में किसी ने चुभन दी हो। तुम्हारी सगाई हो चुकी है? रुद्र ने धीरे से पूछा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं इस बात से खुश हूं। सच कहूं तो ऐसा होने की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। मैंने तुम्हारे सामने राकेश चौधरी वाली शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम उसे बर्बाद कर पाओगे। लेकिन मुझे यकीन है कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए जरूर मुझसे भी बेहतर कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंजलि की बात सुन रुद्र ने उसे गंभीरता से देखा और फिर हंसते हुए कहा, शायद आप सही हो डॉक्टर साहिबा, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो, डॉक्टर अंजलि ने कहा, जिस पर रुद्र का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया और फिर रुद्र ने कहा, मेरे पास सच में बहुत पैसा है। अगर आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी तो आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अंजलि ने रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो रुद्र, पैसा सब कुछ नहीं होता। दुनिया की हर लड़की ऐसी नहीं होती जो सिर्फ पैसे के पीछे भागती हो। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो केवल सच्चा प्यार चाहती हैं, तुम्हारा पैसा नहीं। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद आप सही हैं, लेकिन मेरे लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक मैंने यही देखा है कि लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। अंजलि ने रुद्र के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। सच्चा प्यार पैसे से नहीं, दिल से मिलता है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से चाहोगे, तो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। रुद्र ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, आप बहुत समझदार हैं, डॉक्टर साहिबा। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अंजलि ने हंसते हुए कहा, अब बस ये सब बातें छोड़ो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। और हाँ, अब डेट के बारे में मत सोचना। डॉक्टर की बात सुन रुद्र मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप जो कहेंगी वही सही। अंजलि ने रुद्र को समझाते हुए कहा, अब आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जल्दी ठीक होने की पूरी कोशिश करूंगा। अंजलि ने रुद्र के माथे पर एक हल्का थपकी दी और कहा, शाबाश, अब तुम सही रास्ते पर हो।
रुद्र ने अंजलि को जाते हुए देखा और उसके मन में अंजलि के शब्द गूंजने लगे। उसने तय किया कि वह अब से अपने दिल की सुनेगा और पैसे के पीछे भागने के बजाय सच्चे प्यार की तलाश करेगा। इस विचार ने रुद्र के चेहरे पर एक नई चमक ला दी और उसने अपने आने वाले भविष्य के लिए एक नई उम्मीद को जन्म दिया। रुद्र ने खुद को उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आने वाला है और उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अगली सुबह रुद्र ने उठते ही सबसे पहले अपना लैपटॉप खोला और उसने अपने निवेश किए पैसों को देखा। उसकी आंखें हैरान हो गई जब उसने पाया कि रातों रात उसके 500 करोड़ रुपये बढ़कर 5,450 करोड़ रुपये हो गए थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तो बस एक शुरुआत है, रुद्र ने खुद से कहा, अपनी हैरानी को छुपाते हुए। रुद्र अब यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था, पर इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और आत्मविश्वास था। उसने अपने पसंदीदा कपड़े पहने और अच्छे से तैयार होकर अपने विला से बाहर निकला। आज रुद्र ने अपनी लैम्बोर्गिनी को घर पर ही छोड़ने का फैसला किया। वो पैदल ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा। अन्वी, जो अब सिस्टम नहीं बल्कि उसकी बेटी की तरह थी, रुद्र से इसका कारण पूछने लगी। पापा, आज आप पैदल क्यों जा रहे हैं? लैम्बोर्गिनी में क्या खराबी है? अन्वी ने मासूमियत से पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे खुद इसका कारण नहीं पता, पर कभी कभी जीवन में बदलाव के लिए कुछ अलग करना जरूरी होता है। अन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है पापा। रुद्र पैदल चलते हुए अपने यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसे ताजगी महसूस हो रही थी। हवा में एक नई ऊर्जा थी और वह हर कदम के साथ खुद को और भी मजबूत महसूस कर रहा था। लोगों की निगाहें उस पर थीं, लेकिन वह अपने रास्ते पर चलता रहा, अपने विचारों में खोया हुआ। रुद्र के लिए ये सफर सिर्फ यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ने का प्रतीक था। वह जानता था कि उसे बहुत कुछ करना है और वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उसके मन में अब किसी भी प्रकार का डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास और जीत की भावना थी। कुछ देर चलने के बाद रुद्र एक बस स्टॉप पर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्र के सामने एक बस आकर रुकती है। इस बस की मंजिल और रुद्र की मंजिल एक ही थी, मुंबई यूनिवर्सिटी। इसीलिए रुद्र बिना कुछ आगे पीछे सोचे सीधा बस में चढ़ जाता है। रुद्र ने मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाली बस में सीट ढूंढी और विंडो के पास बैठ गया। वो आराम से बस में बैठा था। बस में यात्रियों से भरी हुई थी, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। रुद्र ने अपना फोन निकाला और संदेश और ईमेल्स को देखने की सोची। जब उसने अपने सूचनाओं को ब्राउज करना शुरू किया, कुछ देर अपने फोन में काम करने के बाद रुद्र का अब अपने फोन को देखने का मन नहीं कर रहा था। इसीलिए वो बस में आसपास बैठे लोगों को देखने लगता है और अपने पुराने दिनों के ख्यालों में खो जाता है। जब रुद्र आसपास बस में बैठे लोगों को देख ही रहा था कि एक लड़की की दो जोड़ी आंखों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वे आंखें बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन दूर से वे लड़की अगले कुछ पंक्तियों में बैठी थी, एक किताब में खोई हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही कहानी थी। रुद्र को समझ में नहीं आया कि उन आंखों में इतनी पहचान क्यों लग रही है। क्या ये उनके आंकड़े, उनकी रंग, या शायद उनकी भावनाओं की पराकाष्ठा थी? उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहीं पहले उन आंखों का सामना कर चुके हैं, किसी अन्य समय या स्थान में। रुद्र के दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई जैसे ही उसने उन आंखों को देखा। वो कोशिश कर रहा था कि उनके अचानक से पहचाने गए आंखों के पीछे का रहस्य सुलझा सके। उनमें गहराई और रहस्य भरी थी, जैसे कि वे किसी पिछले जीवन की या अनकही इच्छाओं का परिचय ले रही हो। एपिसोड 33, जानी पहचानी लड़की। अब तक आपने सुनना। रुद्र को समझ में नहीं आया कि उन आंखों में इतनी पहचान क्यों लग रही है। क्या ये उनके आंकड़े, उनकी रंग, या शायद उनकी भावनाओं की पराकाष्ठा थी? उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कहीं पहले उन आंखों का सामना कर चुके हैं, किसी अन्य समय या स्थान में। रुद्र के दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई जैसे ही उसने उन आंखों को देखा। वो कोशिश कर रहा था कि उनके अचानक से पहचाने गए आंखों के पीछे का रहस्य सुलझा सके। उनमें गहराई और रहस्य भरी थी, जैसे कि वे किसी पिछले जीवन की या अनकही इच्छाओं का परिचय ले रही हों। अब आगे, जैसे ही रुद्र ने उस लड़की का पूरा चेहरा देखने की कोशिश की, बस अचानक रुक गई। उस वक्त वो लड़की बस से बाहर निकलने लगी। रुद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने भी बस से उतरने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि वह लड़की कौन है। जैसे ही लड़की बस से उतरकर सड़क की ओर बढ़ी, रुद्र ने भी उसके पीछे चलना शुरू किया। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर वह लड़की धीरे धीरे गायब होती चली गई। रुद्र ने अपने कदम तेज किए। उसकी नजरें उस नीली आंखों वाली लड़की को ढूंढ रही थी। वो इधर उधर देखता रहा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं नहीं दिखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने चारों तरफ देखा,
लेकिन वो लड़की भीड़ में गायब हो चुकी थी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, कौन थी वह और क्यों मुझे उसकी आंखों में कुछ खास महसूस हुआ। उसकी नजरें अभी भी उसे ढूंढने में लगी थी, लेकिन वो लड़की कहीं नजर नहीं आई। रुद्र ने सोचा, शायद ये किस्मत की बात है। अगर वो मेरी किस्मत में है तो हम फिर से जरूर मिलेंगे। वो थोड़ा मायूस होकर वापस बस स्टॉप की ओर लौटने लगा, लेकिन उसके मन में वह नीली आंखों वाली लड़की की छवि बसी रही। उसने अपने आप से वादा किया कि अगर वो लड़की उसे फिर से मिलेगी तो वह उससे जरूर बात करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उन आंखों में ऐसा क्या था जिसने उसे इस कदर प्रभावित किया। रुद्र के दिल में उस लड़की के लिए एक अनकहा आकर्षण और जिज्ञासा थी। वह जानता था कि यह मिलन सिर्फ एक संयोग नहीं था, हो सकता है यह एक नई शुरुआत का संकेत हो, एक रोमांटिक सफर की शुरुआत जिसे दोनों को मिलकर तय करना था। रुद्र के मन में उम्मीद की एक किरण लिए वह अपने यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ चला। वो सोच रहा था कि शायद कभी किसी मोड़ पर उसकी मुलाकात उस नीली आंखों वाली लड़की से फिर से हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ वह अपने कदम तेज करता गया। वहीं दूसरी ओर एक लड़की अपने हाथों में एक किताब लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी। उसकी सुंदरता बेमिसाल थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी जो किसी को भी उसकी ओर खींच सकती थी। उसकी नीली आंखें गहरी झील की तरह चमकती थीं, जैसे वे किसी रहस्य को छुपा रही हों। उसकी आंखों की पलकें लंबी और घनी थीं, जो उसकी आंखों की खूबसूरती को और बढ़ा देती थी। उसकी आंखों में एक मासूमियत और गहराई थी जो किसी को भी उसके प्रति आकर्षित कर सकती थी। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल और गुलाबी थे, जो हर वक्त मुस्कुराते से लगते थे। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता था जैसे चारों ओर रोशनी फैल गई हो। उसकी मुस्कान में एक खास जादू था जो किसी को भी उसके पास आने पर मजबूर कर देता था। उसके चेहरे की त्वचा दूध जैसी सफेद और नर्म थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने कभी सूरज की गर्मी को महसूस ही नहीं किया हो। उसकी नाक छोटी और नाजुक थी, जो उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी निखार देती थी। उसके बाल लंबे, रेशमी और गहरे काले थे, जो उसकी पीठ पर लहराते हुए उसके हर कदम के साथ हिलते थे। हवा में उड़ते उसके बाल उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते थे। उसका शरीर एकदम सांचे में ढला हुआ था। उसकी कद काठी लंबी और छरहरी थी, जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। उसके कंधे चौड़े और मजबूत थे, जो उसकी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाते थे। उसकी कमर पतली और नाजुक थी, जो उसकी हरकतों में एक खास तरह की लचकता लाती थी। उसके हाथ और पैर लंबे और सुडौल थे, जिनमें एक अद्भुत संतुलन और लचकता थी। उसके चलने का ढंग ऐसा था जैसे कोई नर्तकी अपने नृत्य की हरकतों को प्रदर्शित कर रही हो। उसकी चाल में एक अनोखी ग्रेस थी, जो उसकी शारीरिक सुंदरता को और भी निखारती थी। वो लड़की अपने विचारों में खोई हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम में आत्मविश्वास और संकल्प की झलक थी। उसे देखकर कोई भी यह महसूस कर सकता था कि वह एक खास उद्देश्य के साथ चल रही है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, जो उसकी मंजिल को पाने की तीव्र इच्छा को दर्शा रहा था। उसकी किताब पर उसकी उंगलियां हल्के से नाच रही थीं, जैसे वो उसकी प्रिय सहेली हो। उसकी चाल में एक अनोखी लय थी, जो उसकी आत्मविश्वास और अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शा रही थी। जैसे ही वो लड़की यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के पास पहुंची, उसने एक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखते हुए अपने कदम तेज कर लिए। उसकी आंखों में एक चमक थी और फिर वो मुंबई यूनिवर्सिटी में मौजूद एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही नीली आंखों वाली लड़की क्लासरूम में घुसती है, पूरे क्लासरूम में एक सन्नाटा छा जाता है। उसके कदमों की हल्की आवाज और किताबों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं होती। क्लासरूम में हर तरफ पेंटिंग्स और ड्राइंग्स की प्रदर्शनी लगी हुई थी। चारों ओर रंग बिरंगे पोस्टर्स और आर्टवर्क्स लगे हुए थे, जो छात्रों की रचनात्मकता का प्रमाण थे। क्लासरूम में एक कोने में कैनवस और पेंट ब्रश रखे थे और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के बनाए हुए स्केच और ड्राइंग्स लटके हुए थे। जैसे ही वो लड़की अंदर आती है, टीचर की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। टीचर का नाम मिस सविता गुप्ता था, जो अपने अनुशासन और सख्त मिजाज के लिए जानी जाती थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी, जो उनके अनुशासन प्रिय स्वभाव को दर्शाती थी। मिस सविता गुप्ता उसे घूरते हुए कहती है, रिया, तुम आज फिर लेट हो। रिया, जो नीली आंखों वाली लड़की थी, शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। उसकी आंखों में माफी की झलक थी और वह धीमे से कहती है, सॉरी मैम, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मिस सविता गुप्ता के चेहरे पर थोड़ी सी नरमी आती है, लेकिन वह अपनी सख्ती नहीं छोड़ती। वह कहती है, यह आखिरी बार होना चाहिए। रिया, समय का पालन करना सीखो। अब जाकर अपनी सीट पर बैठो और आज के असाइनमेंट पर ध्यान दो। रिया धीरे धीरे अपनी सीट की ओर बढ़ती है। क्लास के अन्य छात्र भी उसकी ओर देख रहे होते हैं,
लेकिन रिया उन सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसके हाथ में जो किताब थी वो उसने अपने सामने रख दी और अपनी ड्राइंग सामग्री को व्यवस्थित करने लगी। उसके मन में थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। मिस सविता गुप्ता ने बोर्ड पर आज के असाइनमेंट के बारे में बताया। आज हम पोर्ट्रेट ड्राइंग पर काम करेंगे। हर किसी को अपने साथी का पोर्ट्रेट बनाना है। यह एक अभ्यास है जिससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और डिटेलिंग में सुधार होगा। ध्यान से देखो और जितना हो सके सही चित्र बनाने की कोशिश करो। रिया ने अपने बगल में बैठी छात्रा की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उसने अपना पेंसिल उठाया और काम शुरू किया। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ खास पाना चाहती हो। वह धीरे धीरे पेंसिल से रेखाएं खींचने लगी और अपने साथी का पोर्ट्रेट बनाने में तल्लीन हो गई। मिस सविता गुप्ता क्लासरूम में घूमते हुए हर छात्र के काम को देख रही थी। जब वह रिया के पास पहुंची तो उन्होंने रिया के काम को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में संतोष की झलक थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रिया को एहसास हुआ कि उसने आज कुछ सही किया है। उसने अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित किया और अपनी कला को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसकी नीली आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक थी। रुद्र अपने क्लासरूम की ओर जा रहा था जब अचानक उसका फोन बज उठा। उसने जेब से फोन निकाला और देखा कि स्क्रीन पर मुकेश का नाम चमक रहा था। रुद्र ने फोन उठाया और कान पर लगाया। हेलो रुद्र, मुकेश की आवाज में उत्साह भरा था। हेलो मुकेश, कैसे हो? रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मुकेश ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ, बस यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, रुद्र ने कहा। अच्छा सुनो रुद्र, मैंने तुम्हारे ऑफिस के लिए कुछ बिल्डिंग्स देखी हैं। मुकेश की आवाज में एक अलग ही उत्तेजना थी। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम आकर उन्हें देख सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद आएंगी। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर है। मैं आज ही आकर देखता हूँ। ठीक है रुद्र, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुकेश ने कहा और फिर फोन काट दिया। रुद्र ने फोन अपनी जेब में डाला और अपने आप से कहा, अब एक और नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। उसने अपने कदम तेज कर लिए। उसके मन में नए सपनों और उम्मीदों का एक समंदर उमड़ रहा था। उसने सोचा कि यह नया ऑफिस उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगा और वह अपने सपनों को सच करने के और करीब पहुंच जाएगा। रुद्र को एहसास हुआ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर नए कदम का स्वागत करना चाहिए और हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपने सभी सपनों को सच करेगा। इस नई शुरुआत की उम्मीद और जोश के साथ रुद्र ने अपने क्लासरूम की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में एक नई चमक और दिल में नई उम्मीदें थीं। आज का दिन उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत था और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। रुद्र ने अपने आप को आने वाली मुश्किलों से तैयार किया और अपने क्लास की ओर बढ़ गया। उसके कदमों में एक नया आत्मविश्वास और संकल्प था। जैसे ही वो क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा, उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। क्लासरूम में दाखिल होते ही उसने देखा कि प्रोफेसर श्रीवास्तव ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। प्रोफेसर श्रीवास्तव का चेहरा जैसे ही रुद्र पर पड़ा, उनके चेहरे पर एक खुशी का भाव आ गया। उन्होंने देखा कि रुद्र सही सलामत और स्वस्थ था। अरे रुद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। बैठो, प्रोफेसर श्रीवास्तव ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और अपने सीट की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, क्लास के बाकी बच्चे उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ के चेहरे पर उत्सुकता, लेकिन रुद्र ने इन सब की परवाह किए बिना अपना ध्यान प्रोफेसर की पढ़ाई पर लगाया। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने क्लास को जारी रखते हुए कहा, तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। रुद्र ने अपनी किताबें निकाली और ध्यान से प्रोफेसर श्रीवास्तव की बातों को सुनने लगा। उनके द्वारा दी जा रही जानकारी को वो पूरी गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने ब्लैकबोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे और छात्रों को नोट्स बनाने के लिए कहा। रुद्र ने ध्यान से उन बिंदुओं को अपने नोट्स में लिखा और फिर प्रोफेसर की ओर देखा। जहां रुद्र का पूरा ध्यान पढ़ाई पर था, वहीं बाकी बच्चे उसे बार बार देख रहे थे। वे शायद ये सोच रहे थे कि इतनी सारी घटनाओं के बाद भी रुद्र इतनी सहजता से क्लास में कैसे बैठा है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर श्रीवास्तव ने क्लास खत्म करने की घोषणा की। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी अपने नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ें और अगली क्लास के लिए तैयार रहें। रुद्र ने अपनी किताबें समेटी और क्लासरूम से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने उसे फिर से मुस्कुरा कर देखा और कहा, रुद्र, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुम बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो।
रुद्र ने सिर हिलाया और धन्यवाद कहा। वह जानता था कि उसके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन उसके पास प्रोफेसर श्रीवास्तव जैसे समर्थक थे जो उसके सही मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे। रुद्र से इतना कहने के बाद प्रोफेसर श्रीवास्तव क्लास से बाहर चले जाते हैं। वही प्रोफेसर के बाहर जाते ही रुद्र अपना सामान समेटने लगता है, पर तभी उसे किसी की गुस्से भारी आवाज सुनाई देती है। रुद्र, आखिर किसकी आवाज है ये? किस फिर से यूनिवर्सिटी में कोई नया तमाशा खड़ा होगा? एपिसोड 34, नई ऑफिस बिल्डिंग। अब तक आपने सुनना। रुद्र ने सिर हिलाया और धन्यवाद कहा। वह जानता था कि उसके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन उसके पास प्रोफेसर श्रीवास्तव जैसे समर्थक थे जो उसके सही मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे। रुद्र से इतना कहने के बाद प्रोफेसर श्रीवास्तव क्लास से बाहर चले जाते हैं। वही प्रोफेसर के बाहर जाते ही रुद्र अपना सामान समेटने लगता है, पर तभी उसे किसी की गुस्से भारी आवाज सुनाई देती है। रुद्र, अब आगे। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां राहुल खड़ा था, जो गुस्से से लाल होकर उसे ही देखे जा रहा था। राहुल को देखते ही रुद्र के चेहरे पर अपने आप एक शैतानी मुस्कान पसर गई, जिसमें राहुल को अपना तिरस्कार साफ साफ दिख रहा था। राहुल रुद्र के करीब आते हुए गुस्से में कहा, तूने ही रोहन से कहकर मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया है ना? राहुल के सवाल पर रुद्र ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मुझे तेरे जैसे बच्चों वाले कोई शौक नहीं है, और मुझे तेरे परिवार को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। पर क्या करें, मेरी किस्मत में दो लोग हैं जिन्हें माफ करना आता ही नहीं। शायद ये काम उन दोनों ने जी किया होगा, पर उस मेरा कोई वास्ता नहीं है। राहुल ने गुस्से में कहा, हम दोनों तो दोस्त थे ना, फिर तूने ऐसा क्यों किया? राहुल की बात रुद्र तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अरे काहे की दोस्ती, जिस दिन तूने रोहन के करीब जाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने का सोचा, उसी दिन हमारी बीच दोस्ती गई तेल लेने, या यूं कहूं कि तूने दोस्ती ही यह सोचकर की थी ताकि तू रोहन के करीब जा सके। रुद्र की बात के कारण राहुल का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच गया था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और रुद्र की ओर बढ़ा। तू समझता क्या है अपने आप को? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। राहुल ने रुद्र पर हाथ उठाया, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया और फिर उसे एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे राहुल का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। रुद्र ने ठंडी आवाज में कहा, तू क्या समझता है, तेरी धमकियों से मैं डर जाऊंगा? अगर तुझमें हिम्मत है तो आजमा ले। राहुल ने अपने गाल पर हाथ रखकर रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा दोनों थे। तू अपनी हद में रह रुद्र, वरना अंजाम बुरा होगा। रुद्र ने एक और शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अंजाम? अरे राहुल, अंजाम तो तेरे लिए पहले से ही बुरा है, पर तुझे क्या लगता है तू मुझे धमकाकर कुछ हासिल कर लेगा? राहुल ने गुस्से में कहा, तू नहीं जानता मेरे परिवार का क्या असर है इस शहर में। रुद्र ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास लाते हुए कहा, तेरा परिवार? हाँ, तेरे परिवार का असर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और हाँ, जिस दिन मैंने तुझे जान से मारने की ठान ली ना, उस दिन इस दुनिया के कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। राहुल का गुस्सा अब बर्दाश्त के बाहर था। उसने एक और हमला करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने उसे फिर से रोका और एक और जोरदार मुक्का मारा, जिससे राहुल नीचे गिर गया। रुद्र ने ठंडी आवाज में कहा, ये तेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तूने फिर से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, तो अगली बार तुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। राहुल नीचे पड़ा था और उसने रुद्र की आंखों में वो जुनून देखा, जिससे उसे समझ में आ गया कि रुद्र से पंगा लेना उसके लिए महंगा साबित होगा। रुद्र ने अपने कपड़े ठीक किए और वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने एक अंतिम नजर राहुल पर डाली और कहा, याद रखना, दोस्ती की बात वही करता है जिसे दोस्ती का मतलब पता हो। तूने अपनी चालों से हमारी दोस्ती को कलंकित किया है, और अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रह। रुद्र वहां से चला गया और राहुल ने अपने गाल पर हाथ रखा, दर्द से कराहते हुए। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की भावना साफ झलक रही थी। इस घटना ने दोनों के बीच दुश्मनी की आग को और भी भड़का दिया था, और अब रुद्र के सामने एक और चुनौती थी जिसे उसे पार करना था। राहुल की ज्यादा फिक्र किए बिना रुद्र अपने आगे के क्लासेज के लिए बढ़ गया। उसने अपने सारे क्लासेज को ध्यानपूर्वक सुना और पूरा किया। सारे क्लासेज खत्म करने के बाद रुद्र ने अपने विला की ओर रुख किया। विला पहुंचते ही उसने अपनी चमचमाती लैम्बोर्गिनी निकाली और गाड़ी में बैठ गया। उसने अपने फोन को निकाला और मुकेश का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी और कुछ ही देर में मुकेश ने फोन उठाया। हेलो रुद्र। हेलो मुकेश, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, रुद्र ने सीधा सवाल किया। मुकेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया, मैं अभी मरीन ड्राइव के पास हूँ, यहीं पर एक दो बिल्डिंग्स देखने आया था। तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? रुद्र ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊंगा। तुम तैयार रहो, हम साथ में उन बिल्डिंग्स को देखने जाएंगे। ठीक है,
मैं तैयार रहता हूँ, मुकेश ने सहमति में कहा। फोन काटने के बाद रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और मरीन ड्राइव की ओर बढ़ गया। रास्ते भर उसके मन में उन संभावनाओं की योजना बनने लगी जो नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद उसके बिजनेस के लिए खुलेंगी। मरीन ड्राइव पहुंचकर रुद्र ने गाड़ी सड़क के किनारे पार्क की और मुकेश को फोन किया। मैं पहुंच गया हूं, तुम कहां हो? मुकेश ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें वहीं आता दिखता हूं, बस 1 मिनट रुको। कुछ ही मिनटों में मुकेश दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। रुद्र ने कार का दरवाजा खोला और मुकेश को अंदर बैठने का इशारा किया। मुकेश गाड़ी में बैठ गया और दोनों ने बेल्ट बांध ली। तो कौन कौन सी बिल्डिंग्स देखनी है? रुद्र ने पूछा। मुकेश ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उसे रुद्र को दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये 3 बिल्डिंग्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है। इनमें से एक तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। रुद्र ने फाइल को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो फिर इन्हें देख लेते हैं। मुकेश ने गाड़ी में ही फाइल पर जानकारी देते हुए कहा, पहली बिल्डिंग सनशाइन टॉवर है, दूसरी ब्लू मून रेसिडेंसी और तीसरी ग्रीन वैली प्लाजा। ये तीनों ही लोकेशन बेहतरीन है और हमारे बजट में भी है। रुद्र ने सर हिलाते हुए कहा, सनशाइन टॉवर पहले देखते हैं, फिर ब्लू मून रेसिडेंसी और ग्रीन वैली प्लाजा जाएंगे। मुकेश ने सहमति जताई और रुद्र ने गाड़ी सनशाइन टॉवर की ओर मोड़ दी। गाड़ी के अंदर दोनों के बीच योजनाओं और संभावनाओं की बातें होती रहीं। रुद्र के मन में एक नई शुरुआत की उमंग थी और मुकेश के साथ उसकी यह यात्रा उसी दिशा में एक और कदम थी। रुद्र और मुकेश ने मिलकर नई बिल्डिंग्स को देखने की योजना बनाई और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक और कदम बढ़ाया। अब बस उन्हें सही लोकेशन और सही मौके की तलाश थी और वे दोनों इस नए सफर के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रुद्र और मुकेश ने सनशाइन टॉवर की ओर रुख किया। जैसे ही वे टॉवर के सामने पहुंचे, रुद्र ने गाड़ी पार्क की और दोनों अंदर चले गए। टॉवर के प्रवेश द्वार पर ही उन्हें एक स्वागत कक्ष मिला, जहां एक महिला रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए स्वागत किया। नमस्ते, कैसे मदद कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। नमस्ते, हम यहाँ ऑफिस स्पेस के लिए आए हैं, हमारे पास अपॉइंटमेंट है, मुकेश ने जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत फोन उठाया और मैनेजर को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसने एक सूट पहना हुआ था, वहां आ पहुंचा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं अजय शर्मा, इस टॉवर का मैनेजर। नमस्ते, मैं रुद्र और यह मेरे पार्टनर मुकेश हैं, रुद्र ने हाथ मिलाते हुए कहा। चलिए, अंदर चलते हैं, मैं आपको हमारी अवेलेबल ऑफिस स्पेस के बारे में बताता हूँ। अजय ने उन्हें एक कॉन्फ्रेंस रूम की ओर इशारा करते हुए कहा। वे सभी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए और अजय ने एक फाइल निकालकर उन्हें दिखाना शुरू किया। हमारे पास एक बहुत ही प्रीमियम फ्लो अवेलेबल है। ये फ्लो फिलहाल भरा हुआ है, लेकिन 2 महीने बाद ये खाली हो जाएगा। इस फ्लो की कीमत 300 करोड़ रुपए है। ये फ्लो पूरी तरह से फिनिश्ड है और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, अजय ने बताया। रुद्र और मुकेश ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर फ्लो की डिटेल्स को ध्यान से सुना। हम इस फ्लो को देखना चाहेंगे, रुद्र ने कहा। अजय ने उन्हें फ्लो की तरफ ले जाकर उसकी विशेषताएं दिखाईं। हर कोना, हर कैबिन और हर मीटिंग रूम को देखकर रुद्र और मुकेश प्रभावित हुए। ये फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, रुद्र ने कहा। हाँ, और यह भी ध्यान में रखें कि यह एक प्रीमियम फ्लो है, इसलिए इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए है, अजय ने दोहराया। मुकेश ने रुद्र की ओर देखा और कहा, फ्लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 300 करोड़ और 2 महीने का इंतजार? रुद्र ने सोचते हुए कहा, हमें कुछ और ऑप्शंस भी देखने चाहिए। ये फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इतनी बड़ी रकम और 2 महीने के इंतजार के बाद भी हमें क्या मिलेगा, ये देखना होगा। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन यह एक बहुत ही प्रीमियम स्पेस है और इसकी लोकेशन भी बेहतरीन है। रुद्र ने आखिरकार कहा, हम इस ऑफर के बारे में सोचेंगे और आपको जल्द ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमें कुछ और ऑप्शंस भी देखने हैं। अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप अपने विचार कर लें और हमें बताएं, हमें आपकी सेवा करने में खुशी होगी। रुद्र और मुकेश ने धन्यवाद कहकर वहां से विदा ली। बाहर आते ही मुकेश ने पूछा, तो क्या ख्याल है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, फ्लो अच्छा है, लेकिन हमें और ऑप्शंस देखनी चाहिए, शायद हमें कुछ बेहतर मिल जाए। दोनों ने सहमति जताई और आगे की बिल्डिंग्स देखने की योजना बनाई। यह नया सफर अभी शुरू ही हुआ था और उनके पास बहुत सारी संभावनाएं थीं। कार में बैठते ही मुकेश रुद्र से पूछता है, अब आगे कहाँ? ब्लू मून रेजिडेंसी। इतना कहकर रुद्र अपनी कार ब्लू मून रेजिडेंसी की ओर बढ़ा देता है।
रुद्र और मुकेश ने जैसे ही ब्लू मून रेजिडेंसी के परिसर में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। जहां बाकी ऑफिस बिल्डिंग्स में चहल पहल और रौनक होती है, यहाँ का सन्नाटा थोड़ा असामान्य था। इमारत की संरचना भले ही आकर्षक थी, लेकिन उसकी खालीपन ने रुद्र को चौकन्ना कर दिया। यहाँ कुछ तो अजीब है, रुद्र ने धीरे से मुकेश से कहा, जो उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। वे रिसेप्शन पर पहुंचे और मैनेजर को अपनी उपस्थिति की सूचना दी। कुछ ही मिनटों में एक मझोले कद का आदमी, जो सफेद कमीज और काली पैंट पहने था, उनकी ओर बढ़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट स्पष्ट दिख रही थी और वह हल्के से कांप भी रहा था। नमस्ते, मैं अर्जुन सिंह हूँ, ब्लू मून रेजिडेंसी का मैनेजर। आप लोग ऑफिस स्पेस देखने आए हैं? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। जी हाँ, मुकेश ने उत्साहित होकर कहा, हमें कुछ फ्लोर्स की जरूरत है। अर्जुन ने उन्हें इमारत के अंदर ले जाकर फ्लो दिखाना शुरू किया। पहला ही फ्लो बहुत कमाल का था। वहां का इंटीरियर मॉडर्न और प्रोफेशनल था और सुविधाएं भी बेहतरीन थी। रुद्र ने ध्यान दिया कि अर्जुन लगातार अपने हाथों को मसल रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में पसीना पोंछ रहा था। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, रुद्र ने कहा। इतनी अच्छी जगह पर इतना सन्नाटा क्यों है? अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वो दरअसल हमारी बिल्डिंग अभी अभी बनी है ना, इसीलिए अभी तक पूरी तरह से ऑफिसेज शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। रुद्र ने उसकी बात को अनसुना करते हुए फ्लोर्स का निरीक्षण जारी रखा। सभी फ्लोर्स देखने के बाद मुकेश ने कहा, यहाँ का स्पेस बहुत अच्छा है और कीमत भी सही है। मुझे लगता है कि हमें ये फ्लोर्स ले लेने चाहिए। रुद्र को भी फ्लोर्स पसंद आए, लेकिन उसके अंदर का शक अभी भी कायम था। ठीक है, हम इन 5 फ्लोर्स को खरीद लेते हैं, रुद्र ने आखिरकार कहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हर फ्लोर का मूल्य 150 करोड़ रुपये है, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन जब उसने रुद्र और मुकेश के चेहरे पर थोड़ी हैरानी देखी, तो उसने तुरंत कहा, मेरा मतलब है, हम एक खास ऑफर के तहत इसे 80 करोड़ रुपये प्रति फ्लोर पर दे सकते हैं। रुद्र ने देखा कि अर्जुन की आवाज में एक प्रकार की बेताबी थी, जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत से बचना चाहता हो। हमें पेपर वर्क कब तक मिल जाएगा? रुद्र ने पूछा। हम तुरंत प्रोसेस शुरू कर देंगे, आप बस साइन कर दे, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में राहत की झलक साफ दिख रही थी। कागजातों पर साइन करने के बाद रुद्र और मुकेश ने अपने नए ऑफिस स्पेस का मुआयना किया। फ्लोर्स वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन रुद्र के मन में अभी भी कुछ अनहोनी का डर था। कुछ तो है जो यह आदमी हमसे छुपा रहा है, रुद्र ने अपने मन में सोचा। मुकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो अब काम शुरू करते हैं। रुद्र ने मन में ठान लिया कि वह इस जगह की गहराई से जांच करेगा। कुछ तो ऐसा था जो अर्जुन ने उनसे छुपाया था, और रुद्र को यह जानना था कि वह क्या था। रात का अंधेरा छा चुका था और ब्लू मून रेजिडेंसी की खामोशी और भी गहरी हो गई थी। रुद्र और मुकेश ने ऑफिस के पेपर्स पर साइन कर दिए थे और थकावट से चूर होकर सोफे और कुर्सियों पर ही सोने का फैसला किया था। ऑफिस की बत्तियां बंद थीं, सिर्फ एक टेबल लैंप का मध्यम प्रकाश कमरे में फैल रहा था। रात के गहरे सन्नाटे में मुकेश की नींद अचानक खुल गई। उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे और स्पष्ट होती गईं। आवाजें किसी धीमी, रहस्यमयी गाने की तरह थीं, जैसे कोई पुरानी भारतीय फिल्म का गाना बज रहा हो। गीत की धुन थी, तेरी चाहतें, तेरी बातें, जो उसकी रूह को कंपा रही थी। मुकेश ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने धीरे धीरे अपने सोफे से उठकर कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिर क्या ही रहा है मुकेश के साथ? क्यों रुद्र की इस बिल्डिंग में कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था? और आखिर ब्लू रेजिडेंसी का मैनेजर उतना डरा हुआ क्यों लग रहा था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 35, भूतिया बिल्डिंग। अब तक आपने सुनना आवाजें किसी धीमी, रहस्यमयी गाने की तरह थी, जैसे कोई पुरानी भारतीय फिल्म का गाना बज रहा हो। गीत की धुन थी, तेरी चाहतें, तेरी बातें, जो उसकी रूह को कंपा रही थी। मुकेश ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने धीरे धीरे अपने सोफे से उठकर कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुकेश ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह वापस मुड़कर रुद्र की ओर देखने लगा, जो गहरी नींद में सो रहा था। मुकेश ने सोचा कि शायद उसे ही कोई भ्रम हुआ होगा।
वो वापस अपने सोफे पर बैठने ही वाला था कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, मानो कोई हल्की हल्की हंसी हंस रहा हो। इस बार मुकेश ने अपने साहस को जुटाया और कमरे के बाहर जाकर देखने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकला। गलियारे में अंधेरा और भी घना था और वहां से भी वही गाना आ रहा था, तेरी चाहतें तेरी बातें कोई ना जाने। मुकेश ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और गलियारे में आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। मुकेश के हाथ पैर कांपने लगे। उसने फिर से टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुई। रुद्र, रुद्र, मुकेश ने डरते हुए आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक छाया उसके सामने से गुजर गई। मुकेश ने आंखें फाड़कर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। वो पीछे मुड़कर वापस ऑफिस की ओर भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अंदर आ गया। रुद्र अभी भी सो रहा था, उसकी नींद में खलल नहीं पड़ी थी। मुकेश ने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब उसका वहम था। वो वापस सोफे पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। लेकिन कमरे की खामोशी में आमी जे तोमर की धुन अब भी गूंज रही थी, मानो रात के अंधेरे में कोई पुरानी यादें जिंदा हो गई हों। मुकेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह जानता था कि इस रात में कुछ तो था जो उसे चैन से सोने नहीं देगा, पर फिर भी मुकेश ने फिर से सोने की पूरी कोशिश की, लेकिन डर की वजह से उसकी आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। तभी उसे ऑफिस के बाहर लगे सीढ़ियों से फिर एक आवाज सुनाई दी, जो किसी पायल की आवाज थी। छन छन छन्नना छन, आमी जे तोमर। इन आवाजों को सुनते ही मुकेश की सांसें फूलने लगी। अब वो डर के कारण पूरी तरह घबरा चुका था। वो बुरी तरह कांपने लगा और रुद्र को जगाने की कोशिश करने लगा। रुद्र, रुद्र, उठो, देखो क्या हो रहा है, मुकेश ने रुद्र को झिंझोड़ते हुए कहा। रुद्र ने आधी नींद में ही आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ मुकेश, क्या बवाल है? मुकेश ने घबराते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मैंने पायल की आवाज सुनी और कोई गाना गा रहा है। रुद्र ने उसे मजाक में लेते हुए कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो मुकेश, यह नई बिल्डिंग है, शायद कोई आवाजें आ रही होंगी। मुकेश ने गुस्से और डर के मिश्रण के साथ कहा, नहीं रुद्र, यह कोई मजाक नहीं है, ये सच में हो रहा है, तुम खुद सुनो। रुद्र ने मुकेश की बात को नजरअंदाज करते हुए फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे भी वही आवाजें सुनाई देने लगीं। छन छन छन्नना छन, आमी जे तोमर। अब रुद्र भी सतर्क हो गया। उसने मुकेश को देखा, जिसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था। रुद्र ने शांत रहते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे मुकेश के पैर कांपने लगे। रुद्र ने उसे सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचे। आवाजें और भी स्पष्ट हो गई थी, मानो कोई बहुत पास ही हो। रुद्र ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। सीढ़ियों के पास कोई नहीं था, लेकिन पायल की आवाजें और गाने की धुन अब भी गूंज रही थी। रुद्र ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। सीढ़ियों के पास कोई नहीं था, लेकिन पायल की आवाजें और गाने की धुन अब भी गूंज रही थी। उस पूरे माहौल को देखने के बाद रुद्र अनवी से पूछता है, अनवी, क्या यहाँ सच में कोई भूत है? नहीं पापा, यहाँ कोई भूत नहीं है, अनवी ने तुरंत जवाब दिया। पहली बार रुद्र के चेहरे पर भी डर की एक झलक दिखी, पर अनवी की बात सुन खुद को संभालते हुए आगे कहा, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? पहली बार रुद्र के चेहरे पर भी डर की एक झलक दिखी, पर अनवी की बात सुन खुद को संभालते हुए आगे कहा, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? अनवी ने बताया, कोई जानबूझकर हमें और इस बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। रुद्र ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए मुकेश से कहा, मुकेश, यहाँ कोई भूत नहीं है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मुकेश ने कांपती हुई आवाज में पूछा, पर कौन और क्यों? रुद्र ने मुकेश को दिलासा देते हुए कहा, ये हम जल्द ही पता कर लेंगे। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस इस रहस्य को सुलझाना है। रुद्र ने अपनी समझदारी और साहस का परिचय देते हुए मुकेश को संभाला। उसने फैसला किया कि वे दोनों मिलकर इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर ये सब किसकी चाल है। रुद्र और मुकेश दोनों बिल्डिंग में फैली रहस्यमयी आवाजों से अब परेशान होने लगे थे, जिसके कारण रुद्र ने मुकेश से कहा, मुकेश, हमें इस पहेली को सुलझाने के लिए अलग अलग होकर इस जगह की जांच करनी होगी। रुद्र की बात सुन मुकेश ने डरते हुए कहा, रुद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेला नहीं जा सकता। देखो, हम फोन से कनेक्टेड रहेंगे, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत फोन कर देना, हम साथ साथ ही रहेंगे, बस थोड़ी दूर पर, रुद्र मुकेश से कहता है।
थोड़े ड्रामे के बाद मुकेश ने हिम्मत जुटाई और रुद्र से अलग दिशा में जाने लगा। रुद्र लिफ्ट की ओर गया, लेकिन उसे लिफ्ट बंद मिली। उसने सीढ़ियों का रास्ता अपनाने का फैसला किया। जैसे ही रुद्र सीढ़ियों पर गया, उसे वहां कुछ अजीब निशान दिखे। ये निशान किसी मौत के संकेत जैसा लग रहे थे और दीवार पर लिखा था, यहां से चले जाओ। रुद्र के चेहरे पर संजीदगी आ गई, लेकिन उसने अपने साहस को बनाए रखा। तभी उसे सामने से एक परछाई गुजरती दिखी। रुद्र ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन परछाई उसकी आंखों से ओझल हो गई। परछाई के गायब होते ही रुद्र ने अपने फोन पर मुकेश से संपर्क किया। मुकेश, तुम कहाँ हो? सब ठीक है। तभी रुद्र के फोन पर मुकेश की एक जोरदार चीख सुनाई दी। रुद्र का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत काले साया का पीछा छोड़कर मुकेश की मदद के लिए दौड़ने का फैसला किया। रुद्र ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुकेश को ढूंढना शुरू किया। जब वो मुकेश के पास पहुंचा, तो उसे वहां मुकेश बेहोश नजर आया। रुद्र ने उसे हिलाते हुए कहा, मुकेश, उठो, क्या हुआ तुम्हें? मुकेश धीरे धीरे होश में आता हुआ बोला, रुद्र, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे पकड़ने वाला है। मुकेश के चेहरे को देख रुद्र को भी अब समझ आ रहा था कि मुकेश कितना ज्यादा डरा हुआ है। जिसके कारण रुद्र ने मुकेश को संभालते हुए कहा, ठीक है, अब हम साथ रहेंगे। हमें इस जगह का रहस्य सुलझाना है, लेकिन अकेले नहीं। रुद्र ने मुकेश को उठाया और दोनों ने मिलकर इस रहस्यमयी बिल्डिंग का रहस्य जानने की ठानी। वे साथ साथ चलते हुए अपने हौसले को बनाए रखे और यह जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। मुकेश और रुद्र ने मिलकर पूरी बिल्डिंग की जांच करने का फैसला किया। वे धीरे धीरे हर कोने को देख रहे थे। उनकी सांसें तेजी से चल रही थी और दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। तभी अचानक रुद्र की घड़ी पर 4 बजे का अलार्म बजता है और पूरी बिल्डिंग की लाइट, जो अब तक कटी हुई थी, अचानक वापस आ जाती है। रुद्र और मुकेश एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर ये सब किया हो। मुकेश ने घबराते हुए कहा, रुद्र, ये सब क्या हो रहा है? पहले लाइट कट जाती है और अब अचानक आ भी गई। रुद्र ने गंभीर होकर कहा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मुकेश ने कहा, लेकिन कौन कर सकता है ये सब, और क्यों? मुकेश की बात पर रुद्र ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुकेश, हमें सावधान रहना होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें पूरी जांच करनी होगी और पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। मुकेश ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। रुद्र ने मुकेश को देखा और कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें किसी भी सुराग की तलाश करनी होगी। अगर हम साथ रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मुकेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ठीक है रुद्र, हम इस जगह का रहस्य सुलझाकर ही रहेंगे। दोनों ने फिर से बिल्डिंग की जांच शुरू की। उनकी आंखें और कान हर छोटी बड़ी आवाज और हलचल पर लगी थी। अब वे और भी सतर्क थे, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। उन्हें ये पता लगाना था कि यह सब क्या हो रहा है और इसके पीछे कौन है। लाइट आने के बाद जहां रुद्र को लाल रंग से बने मौत के निशान और हाथ के निशान दिख रहे थे, अब वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये देखकर रुद्र और मुकेश दोनों हैरान थे। तभी उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र ने तुरंत मुड़कर पूछा, आप कौन है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं यहाँ का टेक्नीशियन हूँ। लाइट ठीक करने के लिए आया था। रात में पूरी बिल्डिंग का मेन बोर्ड शॉर्ट सर्किट हो गया था, पर अब सब कुछ नॉर्मल है। रुद्र ने ध्यान से उस टेक्नीशियन को देखा। उसने हाथ में टूल बॉक्स पकड़ा हुआ था और उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे। टेक्नीशियन ने कहा, मुझे लगा कि आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुकेश ने थोड़ा राहत महसूस करते हुए कहा, तो ये सब लाइट की वजह से था। लेकिन रात में जो आवाजें और निशान थे, वो सब क्या था? टेक्नीशियन ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी और ना ही मुझे कोई निशाने दिखाई दे रहे हैं। शायद आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। और वैसे भी आजकल भूतों पर विश्वास करता कौन है? टेक्नीशियन अपनी बातों को साफ कर रहा था, पर रुद्र को टेक्नीशियन की बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन उसने ये सोचते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद। अब सब कुछ नॉर्मल है तो हम भी अपनी जगह वापस चले जाते हैं। रुद्र की बात पर टेक्नीशियन ने भी सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, अगर फिर से लाइट की कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत बताइएगा। रुद्र और मुकेश ने टेक्नीशियन को धन्यवाद कहा और वापस अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए। पर रुद्र के मन में अब भी संदेह था। उसे लग रहा था कि कुछ तो जरूर है जो वह मिस कर रहा है।
रुद्र ने मुकेश से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सब सिर्फ लाइट की वजह से हुआ है। हमें और भी सतर्क रहना होगा और ध्यान से सब कुछ देखना होगा। मुकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम पूरी जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। क्या ये किसी की सोची समझी साजिश है? एपिसोड 36 भूतों से मिलने का अजीब शौक। अब ये आपने सुनना। रुद्र की बात पर टेक्नीशियन ने भी सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, अगर फिर से लाइट की कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत बताइएगा। रुद्र और मुकेश ने टेक्नीशियन को धन्यवाद कहा और वापस अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए। पर रुद्र के मन में अब भी संदेह था। उसे लग रहा था कि कुछ तो जरूर है जो वह मिस कर रहा है। रुद्र ने मुकेश से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सब सिर्फ लाइट की वजह से हुआ है। हमें और भी सतर्क रहना होगा और ध्यान से सब कुछ देखना होगा। मुकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम पूरी जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। अब आगे थोड़े देर में दोनों अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। अब रुद्र और मुकेश दोनों को इस राज पर से पर्दा कैसे हटाए इसके बारे में सोचना था। तभी मुकेश कहता है, रुद्र भाई, अब हम आगे क्या करें? अगर हमें इस समस्या के जड़ तक जाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कल रात हुए हादसों के बारे में अच्छे से जानना होगा और उसकी जानकारी हमें आसपास मौजूद लोगों से मिलेगी। रुद्र की बात सुन मुकेश कॉन्फिडेंट होकर कहता है, रुद्र भाई, तुम इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, तुम बस आराम से अपने यूनिवर्सिटी जाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। मुकेश की बात पर रुद्र मुस्कुरा देता है और फिर वो अपने नए ऑफिस से निकल जाता है। थोड़ी देर में रुद्र अपने विला पहुंच जाता है। लेकिन जब रुद्र अपनी लैम्बोर्गिनी से अपने कॉलेज के लिए रवाना होने वाला होता है, तभी उसे कल बस में मिली नीली आंखों वाली लड़की का ख्याल ताजा हो जाता है। पता नहीं क्यों, पर रुद्र के मन में उससे जल्द मिलने की चाहत जन्म ले लेती है। इसी चाहत के कारण रुद्र अपनी कार छोड़ आज फिर बस से जाने का फैसला करता है। बस स्टॉप पर पहुंचते ही रुद्र इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में बस आ जाती है और रुद्र उसमें चढ़ जाता है। बस में घुसते ही उसकी नजरें नीली आंखों वाली लड़की को ढूंढने लगती हैं। बस में बैठे सभी यात्रियों को देखते हुए आखिरकार उसे वह लड़की दिख जाती है, मगर उसका चेहरा अभी रुद्र को दिखाई नहीं देता। रुद्र के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह अपने मन में ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह उस लड़की से बात करके ही रहेगा। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। रुद्र की नजरें लगातार उस लड़की पर टिकी रहती हैं। उसके बाल हल्के हल्के हवा में उड़ रहे थे और उसके कानों में छोटे छोटे झुमके झूल रहे थे। थोड़ी देर बाद बस मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर रुकती है। सभी बच्चे उतरने लगते हैं, लेकिन रुद्र का ध्यान सिर्फ उसी लड़की पर था। वह भी बस से उतरने के लिए तैयार हो जाता है और लड़की का पीछा करता है। जैसे ही लड़की बस से उतरती है, अचानक एक लड़के से धक्का लगने के कारण रुद्र की नजर लड़की पर से हट जाती है। अरे, ध्यान से चलो, रुद्र चीखते हुए कहता है, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस लड़की को ढूंढ रही थी। वो तेजी से बस से उतरता है और चारों ओर देखने लगता है, पर उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखती। रुद्र के चेहरे पर निराशा के भाव आ जाते हैं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वो लड़की गायब हो चुकी थी। रुद्र सोचता है, कौन है ये लड़की और क्यों मैं उससे इतना प्रभावित हो रहा हूं? उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी के गेट की ओर बढ़ते हुए रुद्र मन ही मन उस लड़की से फिर मिलने की उम्मीद करता है। हो सकता है आज कॉलेज में मिल जाए, उसने खुद से कहा और एक उम्मीद भरी मुस्कान के साथ अपने कदम आगे बढ़ा दिए। पर शाम होते होते रुद्र उम्मीद धूमिल हो गई, जिसके कारण रुद्र चिढ़ते हुए खुद से कहता है, अबे यार, कौन थी वो लड़की और आखिर वो गई तो गई कहाँ? गुस्से और चिड़चिड़ाहट के कारण रुद्र मुंबई यूनिवर्सिटी के पार्क में इधर उधर घूम रहा था। थोड़े देर बाद रुद्र खुद को नॉर्मल करता है और फिर खुद से कहता है, अगर किस्मत में होगा तो हम दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर रुद्र मुंबई यूनिवर्सिटी से निकल अपने विला की ओर बढ़ चलता है। विला में आने के बाद रुद्र वापस तैयार होकर ब्लू मून रेजिडेंसी की ओर निकल पड़ता है। रुद्र ने ब्लू मून रेजिडेंसी की ओर गाड़ी मोड़ी और रास्ते में एक छोटी सी दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा। उसने सोचा कि मुकेश को कुछ खिला दिया जाए ताकि उसके साथ बात करना आसान हो सके। कुछ देर बाद जब वह अपने नए ऑफिस में पहुंचा तो देखा कि मुकेश पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। रुद्र ने मुकेश को खाना देते हुए कहा, लो, कुछ खा लो। मुकेश ने खाने का डिब्बा खोलते हुए खुशी से कहा, धन्यवाद भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। जब मुकेश खाना खा रहा था तब रुद्र ने उससे पूछा, मुकेश, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ जानकारी मिली? मुकेश ने एक निवाला निगलते हुए कहा, हाँ रुद्र, आसपास के लोग इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं।
कैसी अफवाहें? रुद्र ने जिज्ञासा से पूछा। मुकेश ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, कोई कहता है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब कुछ वर्कर्स की काम करते हुए मौत हो गई थी। रुद्र ने हैरानी से पूछा, सच में? और क्या कहते हैं लोग? मुकेश ने आगे बताया, कोई कहता है कि इस बिल्डिंग में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, और भी डरावनी बातें हैं। रुद्र ने मुकेश को ध्यान से देखा और फिर पूछा, जैसे? मुकेश ने थोड़ा डरते हुए कहा, कहते हैं कि इस बिल्डिंग के मालिक ने एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मार दिया। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रात में इस बिल्डिंग में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। रुद्र ने मुकेश की बातों को गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सब अफवाहें हैं, सच नहीं। हमें इन बातों से डरने की जरूरत नहीं है। मुकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, पर इन सब बातों ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। रुद्र ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो मुकेश, हम इस बिल्डिंग में काम करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुकेश ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है रुद्र, तुम्हारे साथ हूं, जो भी करना होगा करेंगे। रुद्र ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हमें एकजुट होकर काम करना है। मुकेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ भाई, हम इस बिल्डिंग को सफल बनाएंगे। मुकेश के चेहरे पर आए हिम्मत को देख रुद्र भी मुस्कुरा देता है, पर फिर रुद्र मुकेश से आगे पूछता है, अच्छा, क्या तुम्हें इस बिल्डिंग में ऐसा कोई मिला है जो कि यह सब खुद झेला है? रुद्र के सवाल पर मुकेश थोड़ा सोचते हुए कहता है, हाँ, एक आदमी है जो कि 25वें फ्लोर पर रहता है, वो हर रात को यहीं पर रहता है। वाह, गजब हिम्मत वाला लड़का है, उससे तो मिलना बनता है। इतना कहने के बाद रुद्र और मुकेश दोनों 25वें फ्लोर की ओर निकल पड़ता है। रुद्र और मुकेश 25वें फ्लोर पर पहुंच गए। फ्लोर पर पहुंचते ही मुकेश ने रुद्र से कहा, भाई, वो लड़का इसी ऑफिस में रहता है। मुकेश की बात सुनते ही रुद्र ने सामने की ओर देखा, तो उसे वहां पर एक कंपनी का बोर्ड दिखता है, लीफ स्प्रिंग ग्राफिक्स। चलो चलकर जरा देखे, आखिर ये लड़का है कौन? इतना कहकर रुद्र और उसके पीछे पीछे मुकेश भी अंदर चला जाता है। अंदर ऑफिस एरिया में एक लड़का कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। पूरे ऑफिस में उसके अलावा और कोई नहीं था, एक परिंदा भी नहीं। रुद्र ने उस लड़के को देखते हुए कहा, चलो उससे बात करते हैं। जैसे ही रुद्र उस लड़के के पास पहुंचा और उसका चेहरा देखा, वो पूरी तरह से हैरान रह गया। वह लड़का मर मर कर काम कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे, जिससे साफ पता चलता था कि उसने कई रातों से ठीक से सोया नहीं था। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं। चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे कि उसके शरीर में जान ही न हो। उसके कपड़े भी गंदे और बेतरतीब थे। उसके होठों में एक सिगरेट दबी हुई थी और कमरे में धुएं की हल्की परत फैली हुई थी। पर फिर भी उस लड़के की मेहनत और समर्पण की झलक उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह लड़का पूरी शिद्दत से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए काम कर रहा था। रुद्र ने धीमी से उसके पास गया और फिर उससे कहता है, हेलो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने धीरे से सिर उठाया और थकी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम अमन है, और आप लोग कौन हैं? रुद्र ने जवाब दिया, मैं रुद्र हूं और यह मुकेश है। हमने हाल ही में इस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर खरीदे हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र के सवाल पर अमन ने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाते हुए कहा, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। पर ऑफिस आवर्स तो खत्म हो गए हैं। रुद्र कहता है, जिस पर वो लड़का थोड़ा सोचते हुए कहता है, सच कहूँ, मुझे भूतों से मिलने का शौक है, इसलिए मैं रात भर यहीं रहता हूँ, उन्हें देखने की उम्मीद में। भूतों को देखने की उम्मीद में? क्यों? मुकेश पूछते हैं, जिस पर लड़का कहता है, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, बस पता नहीं क्यों, पर मेरा बचपन से भूतों से मिलने का शौक है। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर भूत है? रुद्र पूछते हैं, जिस पर अमन कहता है, यहाँ पर मुझसे पहले ग्राफिक्स डिजाइन का काम मेरी एक फीमेल फ्रेंड करती थी। उसे एक दिन बिल्डिंग में एक भूत दिखा था, इसीलिए मैं यहाँ आया ताकि मैं भी उसे देख सकूं। बड़ा अजीब शौक है, रुद्र धीरे से कहता है, जिसे अमन भी सुन लेता है। जिस पर अमन ने हंसते हुए कहा, हाँ, सही कह रहे हैं आप। मेरा शौक मुझ पर कुछ इस तरह हावी है कि मैं भूतों का इंतजार करते हुए अपनी रातें इस ऑफिस में काट देता हूँ, पर एक ना एक दिन मैं उनसे मिलूंगा जरूर। जिस पर अमन ने हंसते हुए कहा, हाँ, सही कह रहे हैं आप। मेरा शौक मुझ पर कुछ इस तरह हावी है कि मैं भूतों का इंतजार करते हुए अपनी रातें इस ऑफिस में काट देता हूँ, पर एक ना एक दिन मैं उनसे मिलूंगा जरूर। तभी अचानक वहां एक आदमी आ जाता है। उसके बाल आधे सफेद थे और चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे देखते ही रुद्र के मन में खड़ूस आदमी का ख्याल आया।
आदमी ने आकर अमन को डांटते हुए कहा, अमन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। उस आदमी की अमन को डांटते हुए देख रुद्र उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, आप कौन है? आदमी ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, मेरा नाम सुकेश है और मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। ये लड़का पागल है, इसे भूतों से मिलने का शौक है, लेकिन यहाँ कोई भूत नहीं है। और जहां तक बात रही पिछली कर्मचारी की, तो उसने ऑफिस इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसे बिना काम किए प्रमोशन चाहिए था। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई काम नहीं है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सुकेश के बात सुन रुद्र अपनी जगह से उठते हुए कहता है, जरूर, पर जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, हमारी अंदर काम करने वाले कर्मचारी हमारे सहयोगी होते हैं, हमारे नौकर नहीं, जिस पर आप जैसे चाहे वैसे जोर चला सके। इतना कहकर रुद्र वहां से निकल पड़ता है, पर वही रुद्र की बात सुन सुपरवाइजर सुकेश गुस्से से लाल पीला हो जाता है, पर वो रुद्र को कुछ कह नहीं पाता। थोड़े देर बाद रुद्र और मुकेश वापस अपने ऑफिस में आ जाते हैं, पर पता नहीं क्यों मुकेश का मन और भी सवालों से भर जाता है, जिसके कारण वो एक गहरी सोच में चला जाता है। मुकेश को गहरी सोच में देख रुद्र पूछता है, क्या हुआ मुकेश, क्या सोच रहे हो? भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आसपास मौजूद सभी लोग दबे शब्दों में ही सही पर यह मान रहे हैं कि यहाँ पर रात में कुछ तो अजीब होता है, पर वो सुपरवाइजर, वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि कुछ होता ही ना हो। मुकेश के में उठे सवालों की सुन रुद्र मुस्कुराता है और फिर कहता है, तुम्हारा सवाल तुम्हें जितना पेचीदा तुम्हें लग रहा है उसका जवाब उतना ही आसान है। कैसे? मुकेश पूछते हैं, जिस पर रुद्र कहता है। रुद्र की पूरी बात सुन मुकेश जैसे हैरान रह जाता है, पर दूर अचानक से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो साला इंसान है या फिर हैवान? भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुकेश कहता है। आखिर ऐसा क्या कहा रुद्र ने सुकेश के बारे में? क्या रुद्र इस राज पर से पर्दा हटा पाएगा? एपिसोड 37, नया मिशन, भूत के रहस्य को सुलझाए। अब तक आपने सुनना। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आसपास मौजूद सभी लोग दबे शब्दों में ही सही पर यह मान रहे हैं कि यहाँ पर रात में कुछ तो अजीब होता है, पर वो सुपरवाइजर, वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि कुछ होता ही ना हो। मुकेश के में उठे सवालों की सुन रुद्र मुस्कुराता है और फिर कहता है, तुम्हारा सवाल तुम्हें जितना पेचीदा तुम्हें लग रहा है उसका जवाब उतना ही आसान है। अब आगे कैसे? मुकेश पूछते हैं, जिस पर रुद्र कहता है, मुकेश तुम खुद सोचो, एक छोटी कंपनी सी कंपनी लिए मुंबई में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जगह। अपना ऑफिस शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, वो भी कम कीमत पर। ये बिल्डिंग ब्लू मून रियल एस्टेट के द्वारा बनाया गया है, जो कि मुंबई के सबसे पोज इलाकों में से एक में मौजूद है, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। उससे सबसे बड़ा फायदा यहाँ के मालिकों को होगा, क्योंकि पोज इलाके में ऑफिस होने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोगों को लगता है कि सामने वाली कंपनी जरूर बड़ी होगी। रुद्र की पूरी बात सुन मुकेश जैसे हैरान रह जाता है, पर दूर अचानक से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो साला इंसान है या फिर हैवान? भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मान लो यहाँ पर सच में भूत जैसा कुछ है तो ये तो यहाँ रहने वाले लोगों के नुकसान है, मुकेश कहता है। जिस पर रुद्र कहता है, बिल्कुल सही, पर उसे मालिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। तो फिर अब हम क्या करें? मुकेश पूछता है। जिस पर रुद्र बिल्डिंग में लगे शीशे से बाहर शहर को देखते हुए कहता है, सुकेश का केस बिल्कुल अलग है। वो यहाँ है क्योंकि यह उसका शौक है, मगर इस बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं, हमें उनके खातिर इस राज पर से पर्दा उठना होगा। रुद्र की बात सुनकर मुकेश भी इस राज से पर्दा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अब उन्हें सिर्फ रात का इंतजार था, पर उससे पहले मुकेश कुछ काम के लिए ऑफिस से बाहर चला जाता है। मुकेश के ऑफिस से बाहर जाते ही रुद्र साइड पर बैठते हुए अपना सिर पकड़ लेता है। थोड़े देर सिर पकड़ने के बाद रुद्र कहता है, अन्वी बाहर आओ। रुद्र के कहते ही अचानक उसके सामने एक सिस्टम खुलता है और फिर अन्वी उसके सामने प्रकट हो जाती है। अन्वी, ये क्या था? अन्वी मासूमियत से पूछती है, जिस पर रुद्र उसे सिस्टम का मिशन टैब दिखाता है। नया मिशन, ब्लू मून रेजिडेंसी के रहस्य को सुलझाए। वक्त 3 दिन। इनाम 30 अंक। तो इसमें गलत क्या है पापा? रुद्र के बात को समझ अन्वी कहती है, गलत क्या है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे 3 दिन बहुत कम है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि यह 3 दिन भी बहुत ज्यादा है। अन्वी की बात सुन रुद्र उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। थोड़ी देर बाद मुकेश खाने के कुछ पैकेट लेकर वापस आ जाता है। उसके बाद दोनों लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। पर तभी अचानक रुद्र के फोन पर 10 बजने का अलार्म बजता है।
कि तभी अचानक से पूरे फ्लो की लाइट चली जाती है। लाइट के जाते ही मुकेश कहता है, लगता है इसका कार्यक्रम शुरू हो गया है। रुद्र की बात पर थोड़ा सोचने के बाद अन्वी कहती है, तो फिर चलो हम भी अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं उस व्यक्ति को पकड़ने जाता हूं जो ये सब कर रहे हैं। तुम जाकर बिजली स्विच की जांच करो और फिर इस बिल्डिंग के सर्विलेंस कैमरा का वीडियो दिखाने के लिए कहो। हरी आप। ओक बॉस। इतना कहकर रुद्र और मुकेश दोनों अपना खाने छोड़ तुरंत अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। थोड़े देर बाद रुद्र अपने ऑफिस एरिया से बाहर होता है। बाहर आते ही रुद्र अपने मन में कहता है, अन्वी, वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया है और मैं उस आदमी को कैसे पकड़ सकता हूँ? सर्चिंग। वो इंसान ठीक इसी मंजिल पर है। यूनिट ए के पास लिफ्ट नंबर 3 की ओर बढ़ रहा है। 1. दाई सीढ़ियों से जाते हैं तो उसके पकड़े जाने की संभावना 97.6% है। 2. बाई सीढ़ियों से जाते हैं तो उसके पकड़े जाने की संभावना 83.3% है। 3. लिफ्ट से 18वीं मंजिल पर जाकर वहां मौजूद फैसिलिटी मेंटेनेंस रूम में उसके पकड़े जाने की संभावना 48.6% है। अन्वी का मैसेज पढ़ने के बाद रुद्र कहता है, शुक्रिया अन्वी। यो वेलकम पापा। इतना कहने के बाद रुद्र दाएं और की सीढ़ियां पकड़कर नीचे की ओर जाने लगता है। थोड़े देर नीचे जाने के बाद एक हॉलवे में रुद्र को एक आदमी दिखाई देता है। पकड़ लिया। खुद से इतना कहकर रुद्र उसका पूछा करना शुरू कर देता है, पर तभी अचानक से रुद्र के पैर में जैसे कुछ फंस जाता है जिसके कारण वो जमीन पर धड़ाम कर गिर जाता है। इसकी जात का। रुद्र खुद से कहकर खुद को संभालते हुए आगे देखता है, पर अब उसे अपने आगे अब कोई दिखाई नहीं देता। अब ये कहाँ गया? इतना कहकर रुद्र तुरंत उठता है और फिर उस अनजान आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है, पर अब वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। पापा, वो इंसान फरार हो चुका है। तभी अन्वी कहती है। अन्वी की बात सुन रुद्र एक जोर का मुक्का पागल वाले दीवार पर मारता है। उसकी इस हरकत से उसका फ्रस्ट्रेशन साफ साफ देखा जा सकता था। तभी अचानक उसे मुकेश का फोन आता है। मुकेश की आवाज कांप रही थी। वो 25वें फ्लोर के सीढ़ियों पर बैठा था। उसके सामने दीवार पर मौत के निशान बने हुए थे और वो डर से कांप रहा था। रुद्र, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुकेश की आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो मेरे करीब आता जा रहा है। तभी अचानक एक हाथ मुकेश के सिर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुकेश की बात सुनकर रुद्र भी उसके लिए फिक्रमंद हो जाता है। मुकेश, भूत जैसा कुछ नहीं होता। रुद्र उसे हौसला देने की कोशिश करता है। तुम बस अपनी जगह से मत हिलो, मैं अभी आ रहा हूं। पर मुकेश और भी ज्यादा डर जाता है। नहीं रुद्र, ये सच में कोई है, मैं उसे देख सकता हूं। मुकेश की आवाज में अब पागलपन का भी अंश था। रुद्र तेजी से मुकेश की तरफ दौड़ता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे मुकेश की चिंता सता रही थी। मुकेश, मैं आ रहा हूं, वह जोर से चिल्लाता है। मुकेश अब बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें उस बढ़ते हाथ को देख रही थीं, जो उसके सिर की ओर आ रहा था। मुकेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसका शरीर ठंडा हो गया था। रुद्र, जल्दी करो। मुकेश की आवाज अब और भी कमजोर हो गई थी। तभी अचानक मुकेश के कंधे पर एक हाथ पड़ता है। मुकेश डर से पूरी तरह कांप उठता है और फिर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ता है। जैसे ही वह मुड़ता है, उसके सामने एक भयानक चेहरा आता है। उसका पूरा चेहरा सफेद, आंखों के नीचे काले धब्बे थे, जिन्हें देख मुकेश चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ये क्या है? भगवान, ये कौन है? मुकेश खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी और उसकी सांसें तेज हो गई थी। मैं डरूंगा नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। उस भयानक चेहरे को देखते ही मुकेश ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और एक जोर का मुक्का सामने वाले के चेहरे पर मार दिया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने पूरी ताकत से वार किया। भागो, मुझे भागना होगा, मुकेश ने खुद से कहा, लेकिन अगले ही पल वह खुद बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ से जैसे रुद्र जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचता है, उसे मुकेश बेहोश मिलता है। दीवार पर वही मौत के निशान थे, जो उसने पहले देखे थे। उसके बाद रुद्र की नजर बगल में अपना सिर पकड़े एक और इंसान पर जाती है। तुम यहाँ? रुद्र हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, क्या वही है इन सब के पीछे? क्या यह मिस्ट्री सॉल्व हो गई है? एपिसोड 38, क्या सुकेश ही असली भूत है? अब तक आपने सुनना। भागो, मुझे भागना होगा, मुकेश ने खुद से कहा, लेकिन अगले ही पल वह खुद बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ से जैसे रुद्र जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचता है, उसे मुकेश बेहोश मिलता है। दीवार पर वही मौत के निशान थे, जो उसने पहले देखे थे।
उसके बाद रुद्र की नजर बगल में अपना सिर पकड़े एक और इंसान पर जाती है। तुम यहाँ? रुद्र हैरानी से उसे देखते हुए कहता है। रुद्र के कहते ही वो लड़का जिसे मुकेश ने मारा था वो अपना हाथ अपने सिर रखे रुद्र की ओर देखते हुए कहता है, हेलो रुद्र। वो कोई और नहीं बल्कि सुकेश था, लीफ स्प्रिंग ग्राफिक्स का डिजाइनर। उसे देख रुद्र शक की निगाहों से उसे देखते हुए पूछता है, तुम इतनी रात को अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी इसीलिए मैं यहाँ बाहर आ गया, सुकेश कहता है। सुकेश की बात सुन रुद्र आपके मन में कहता है, अन्वी क्या ये सच बोल रहे हैं? जी पापा, ये लड़का सच बोल रहा है। हम ठीक है। खुद से इतना कहने एक बाद रुद्र मुकेश के पास जाता है जो कि सीढ़ियों पर बेहोश गिरा हुआ था। मुकेश, मुकेश उठो। रुद्र मुकेश को उठाने की कोशिश करता है पर मुकेश पूरी तरह से बेहोश था। मुकेश को ना उठता देख सुकेश एक बोतल पानी लाकर रुद्र को देता है। रुद्र पानी को मुकेश के चेहरे पर छिड़कता है जिससे मुकेश को धीरे धीरे होश आने लगता है। मुकेश की आंखें खुलते ही वो घबराहट से इधर उधर देखने लगता है। मुकेश, तुम ठीक हो? रुद्र ने चिंतित स्वर में पूछा। मुकेश हकलाते हुए बोला, वो हाथ, वो चेहरा, वो भूत था। रुद्र ने सुकेश की ओर इशारा करते हुए कहा, मुकेश, वो कोई भूत नहीं था, वो सुकेश था। सुकेश वहीं पर अपना सिर पकड़े खड़ा था। मुकेश की नजर जब सुकेश पर पड़ी तो वो थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने शर्मिंदगी से सुकेश से माफी मांगने लगा। सुकेश, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। जिस पर सुकेश ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। शायद उस हालत में तुम्हारे जगह कोई भी रहता तो वो वही करता। तभी रुद्र ने अपनी जेब से एक पैसे का एक बंडल निकाला और सुकेश को देते हुए कहा, ये लो, इसमें 1,00,000 रुपये है। तुम्हें जो चोट लगी है उसका इलाज करवा लेना। सुकेश ने लिफाफा लेने से मना करते हुए कहा, नहीं, यह जरूरी नहीं है। रुद्र ने जिद्दी स्वर में कहा, ले लो, ये तुम्हारे इलाज के लिए है। वैसे भी गलती हमसे हुई है और अब इस पर कोई बहस नहीं। सुकेश ने लिफाफा ले लिया और शुक्रिया अदा करते हुए कहा, धन्यवाद रुद्र। बिल्डिंग के बाहर रुद्र ने सुकेश के लिए एक कैब बुक कर दी और उसे हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। सुकेश के जाने के बाद मुकेश ने खुद को दोषी महसूस करते हुए कहा, रुद्र, मुझे सच में माफ कर दो, मैंने सुकेश को बिना बात के चोट पहुंचाई। मुकेश की बात सुन रुद्र उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं मुकेश, डर के मारे कोई भी ऐसा कर सकता था। अब हमें ध्यान रखना होगा कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। मुकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें अब और भी सचेत रहना होगा और इस बिल्डिंग के रहस्य को सुलझाना होगा। पर भाई, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो आवाज और वो खून कहां से आ रहे थे। इसका जवाब बिल्कुल साफ है, स्पीकर। मुकेश कंफ्यूजन के साथ कहता है जिस पर रुद्र उसे समझाता है, हाँ स्पीकर, वो आवाजें किसी स्पीकर से ही आ रहे थे, बस ये पता नहीं है कि वो स्पीकर्स कहाँ है। खैर वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें इधर उधर घूमने के बजाय सीसीटीवी वीडियो की जांच करने को कहा था, मगर तुमने मेरा वो काम तो किया नहीं बल्कि तुम खुद डर गए। रुद्र की बात पर मुकेश सफाई देते हुए कहता है, सच कहूं तो मुझे डर था कि लिफ्ट में कोई भूत मिल जाएगा। नहीं, मेरा मतलब था कि वे लिफ्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुकेश की बात पर रुद्र सोचते हुए कहता है, लिफ्ट में भी सीसीटीवी कैमरा है, इसलिए वहां पर सब कुछ सुरक्षित होना चाहिए। और लिफ्ट में जो अजीब चीजें हुई वो लोगों को डराने का उनका तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने लिफ्ट में कुछ किया होता तो वे खुद ही पकड़े जाएंगे। वैसे मैंने उन सीढ़ियों की जांच की जहां तुमने भूत देखा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और जहां तक खून के हाथ के निशान की बात है, तो वो खून के हाथ के निशान किसी खास पेंट से बने होंगे जो सिर्फ हल्की रोशनी में दिखाई देते हैं। जो भी अजीब चीजें आज रात हुई वो सिर्फ एक व्यक्ति के काम नहीं हो सकता, बल्कि एक पूरी ग्रुप या फिर 3 से 4 लोगों का हाथ तो उसमें जरूर होगा। चलो ब्लू मून रेजिडेंसी के मैं ऑफिस में चलते हैं, शायद वहां हमें कुछ सुराग मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें सीसीटीवी वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही रुद्र इतना कहता है, उसके पास अन्वी का एक मैसेज आता है, पापा, कुल 37% संभावना है कि आप सीसीटीवी वीडियो द्वारा संदिग्धों का सुराग पालेंगे। वही रुद्र की बात सुन मुकेश कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि ब्लैकआउट के कारण सीसीटीवी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकती, या फिर संदिग्धों ने खुद को सीसीटीवी कैमरे से छिपा लिया होगा? रुद्र ने कहा, लाइट, सीसीटीवी सिस्टम और लिफ्ट के लिए अलग अलग बिजली आपूर्ति लाइनें होती हैं, इसलिए सीसीटीवी ठीक से काम कर सकता है, लेकिन संदिग्ध खुद को कैमरे से छिपा सकते हैं।
मुझे लगता है कि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ किया होगा, इसलिए मैं कुछ जांचना चाहता हूं। इतना कहने के बाद रुद्र और मुकेश दोनों सीसीटीवी कमरे की ओर बढ़ जाते हैं, पर उसका दरवाजा बंद था। तभी एक गार्ड पीछे से आकर उन्हें बताता है कि लाइट सुबह तक आ जाएगी। मुकेश जिद करता है, मेरा कुत्ता खो गया है, इसलिए मुझे सीसीटीवी देखना है। तभी अन्वी रुद्र को बताती है कि यह गार्ड भी इस पूरी साजिश में शामिल है। वही गार्ड अलग अलग बहाने बनाने लगता है और ज्यादा से ज्यादा देर तक मुकेश और रुद्र को वही रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि सीसीटीवी दिखाने के लिए उन्हें ऊपर से आदेश लेने पड़ेंगे और अधिकारी घर जा चुके हैं। रुद्र का गुस्सा बढ़ने लगता है। वह अपना फोन निकालकर ऊंची आवाज में कहता है, इस बिल्डिंग के नियम बहुत ही बेकार हैं, इसलिए मैं पुलिस को बुला रहा हूं। गार्ड की घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वो कहता है, साहब, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको सीसीटीवी दिखा सकूं। रुद्र और मुकेश दोनों गार्ड की हरकतों पर नजर रखते हैं। गार्ड अंदर जाकर दरवाजा खोलता है और उन्हें सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाता है। वहां की स्थिति देखकर रुद्र और मुकेश दोनों समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। रुद्र अन्वी से कहता है, अन्वी, इस गार्ड की हरकतों पर नजर रखो, हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। गार्ड कंप्यूटर ऑन करता है और सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है, लेकिन वीडियो में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखती। रुद्र सोचता है, जरूर उन्होंने फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है। रुद्र ध्यान से स्क्रीन पर नजर रखता है। वो देखता है कि कुछ देर पहले जब वो किसी का पीछा कर रहा था, तब फुटेज में उसके आगे कोई नहीं है और वो अकेले ही भागे जा रहा है। रुद्र को तुरंत समझ आ जाता है कि इन फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो गुस्से से गार्ड की तरफ देखता है, लेकिन बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। मुकेश भी रुद्र के पीछे पीछे चलता है। उन दोनों के जाते ही गार्ड एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, आज तो हम बाल बाल बच गए। जैसे ही वो गार्ड इतना कहता है, अचानक उस कमरे में मौजूद एक सीक्रेट दरवाजा खुलते हैं और उससे एक लड़का अंदर आता है। सही कहा, आज तो हम बाल बाल बच गए। वही दूसरी रुद्र बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुकेश, ये लोग फुटेज के साथ खेल रहे हैं, हमें किसी और तरीके से सच का पता लगाना होगा। मतलब भाई? मुकेश पूछता है। मतलब कि वो गार्ड हमें इसीलिए रोक रहा था ताकि वो अंदर बैठे आदमी के लिए वक्त निकाल सके। क्या उसके अंदर एक और आदमी? जैसे ही मुकेश ये दोहराता है, उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कितना बड़ा खेल चल रहा है। तुम एक काम करो, किसी को उस गार्ड पर नजर रखने के लिए कहो, मुझे उसकी सारी हरकतों के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। ओक बॉस। मुकेश से इतना कहने के बाद रुद्र अपने ऑफिस में चला जाता है। अगली सुबह रुद्र ने यूनिवर्सिटी न जाने का फैसला किया और सीधा ब्लू मून रेजिडेंसी के मेन ऑफिस की ओर निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही वो वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट काजल के पास गया और कहा, मुझे मैनेजर अर्जुन से मिलना है। काजल ने रुद्र को अर्जुन के केबिन तक ले गई। अर्जुन ने रुद्र को देखते ही आदरपूर्वक कहा, सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? क्या आज कोई नई समस्या है? रुद्र ने विनम्रता से कहा, मैनेजर अर्जुन, मुझे ब्लू मून रेजिडेंसी में मौजूद सभी गार्ड्स की पूरी जानकारी चाहिए। अर्जुन थोड़े असहज होते हुए बोला, सर, ये जानकारी हम आमतौर पर किसी को नहीं देते, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। रुद्र ने गंभीरता से कहा, मैनेजर अर्जुन, मैंने इस बिल्डिंग में निवेश किया है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझता हूँ सर, लेकिन ये गोपनीय जानकारी है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। रुद्र ने थोड़ा और आदरपूर्वक कहा, मैनेजर अर्जुन, मैं जानता हूं कि आप अपनी पॉलिसी का पालन कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस जानकारी की सख्त जरूरत है। अर्जुन ने फिर मना करते हुए कहा, सर, मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन ये जानकारी देना मेरे बस में नहीं है। रुद्र ने थोड़ा सख्ती से कहा, मैनेजर अर्जुन, आपने मुझे जानबूझकर गलत बिल्डिंग बेची है। अगर मैं चाहूं तो आप पर और आपकी पूरी कंपनी में आराम से केस कर सकता हूं, और यकीन मानिए, मेरे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। रुद्र की बात पर अब अर्जुन ने घबराते हुए कहा, सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा कुछ नहीं है? आप पहले से ही जानते ही कि उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, वहां के आसपास के लोग उस बिल्डिंग के बारे में क्या सोच रखते हैं, पर फिर भी आपने उस चीज की जांच किए बिना हमें वो बिल्डिंग बेची। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यह एक फ्रॉड है। यह एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब में आप और कमानी भी शामिल है? रुद्र की इस बात को सुन मैनेजर अर्जुन हकलाते हुए कहता है, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? मैनेजर अर्जुन की बात सुन रुद्र गुस्से से अपने हाथ को सामने रखे टेबल पर पटकते हुए गुस्से से कहता है, तो फिर मुझे वह जानकारी क्यों नहीं दे रहे? या फिर आपको लगता है कि मैं इसे अनदेखा कर दूंगा? रुद्र को गुस्से में देख अर्जुन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है,
सर, मैं आपको ये जानकारी दूंगा, लेकिन कृपया इसे गोपनीय ही रखना। अर्जुन ने एक फाइल निकाली और उसे रुद्र को सौंपते हुए कहा, ये रही सभी गार्ड्स की पूरी डिटेल। रुद्र ने फाइल लेते हुए कहा, धन्यवाद मैनेजर अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से हमें सच का पता लगाने में मदद मिलेगी। अर्जुन ने चिंतित होकर कहा, सर, मैं भी चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, हम सब चाहते हैं मैनेजर अर्जुन, और फिर फाइल को देखकर बाहर निकल गया। उसके मन में एक नई योजना बनने लगी थी। उसके बाद रुद्र फाइल लेकर वापस अपने कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में आने के बाद रुद्र अपने साथ लाए फाइल में कुछ क्लू ढूंढने लगता है जिससे कि वो इस राज पर से पर्दा हटा पाए। तभी रुद्र को कल रात सीसीटीवी रूम के बाहर मौजूद गार्ड का ख्याल आता है और फिर रुद्र उसकी जानकारी ढूंढने लगता है। ही उसने फाइल खोली, उसे कल रात सीसीटीवी रूम के बाहर मौजूद गार्ड का ख्याल आया। उसने उस गार्ड की जानकारी तलाशने का फैसला किया। तभी उसे उस लड़के का रिज्यूम मिल भी जाता है। नाम रोहित कुमार, उम्र 21 साल, विश्वविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय, अकादमिक प्रतिशत 82%, पता गली नंबर 5, धारावी, मुंबई, अनुभव 6 महीने का सिक्योरिटी गार्ड का अनुभव, विशेष कौशल निगरानी प्रणाली का उपयोग, आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय लेना। जैसे ही रुद्र उसका रिज्यूम देखता है तो वो थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर वो खुद से कहता है, ये लड़का तो काफी होशियार है, फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। रुद्र रोहित के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और फिर वो सभी सिक्योरिटी गार्ड के रिज्यूम फिर से चेक करने लगता है। तभी रुद्र के हाथ कुछ ऐसा आता है जिसे देख उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। अब आएगा इस खेल में मजा। आखिर कौन सा सबूत मिला है रुद्र को? कौन था सिक्योरिटी रूम में? एपिसोड 39, राज पर से पर्दा उठ गया। अब तक आपने सुनना। जैसे ही रुद्र उसका रिज्यूम देखता है तो वो थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर वो खुद से कहता है, ये लड़का तो काफी होशियार है, फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। रुद्र रोहित के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और फिर वो सभी सिक्योरिटी गार्ड के रिज्यूम फिर से चेक करने लगता है। तभी रुद्र के हाथ कुछ ऐसा आता है जिसे देख उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। अब आएगा इस खेल में मजा। अब आगे खुद से इतना कहने के बाद रुद्र सीधा सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा रूम की ओर बढ़ चला। थोड़ी देर में वह वहां पहुंचा और कमरे के अंदर झांका, लेकिन रोहित कहीं नजर नहीं आया। रुद्र ने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा, रोहित कहाँ है? स्टाफ ने जवाब दिया, वो अभी अभी यहां से निकला है सर, शायद बाहर गया होगा। ये सुनकर रुद्र वहां से निकल गया। तभी उसके पास मुकेश का फोन आया। रुद्र, तुम ऑनलाइन वीडियो देखो, मुकेश ने घबराते हुए कहा। रुद्र ने तुरंत अपना फोन निकाला और आज की हेडलाइन देखी। वो शॉक्ड रह गया। पूरे सोशल मीडिया पर ब्लू मून के शापित होने की खबर चल रही थी। लोग कह रहे थे कि वहां भूत प्रेत का साया है और वहां रहना सुरक्षित नहीं है। रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत अनवी से कहा, अनवी, मुझे जल्द से जल्द इस लड़के का पता लगाना है। ठीक है पापा, अनवी ने कहा। अनवी के द्वारा दिए गए रोहित के पते को देखते हुए रुद्र ने खुद से कहा, मुझे इस लड़के से अभी मिलना होगा। रुद्र ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और रोहित के पते की ओर रवाना हो गया। वहीं दूसरी ओर रोहित उसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में छुपकर किसी को फोन कर रहा था। हेलो, मुझे जल्दी से कुछ पैसे चाहिए, मुझे इस शहर को छोड़कर भागना है, रोहित ने घबराते हुए कहा। फोन पर दूसरी तरफ का आदमी कहता है, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। फोन रखते ही रोहित ने गहरी सांस ली और अपने आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, लगता है बड़ी जल्दी में हो। रोहित ने मुड़कर देखा तो सामने रुद्र खड़ा था। उसे देखकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने हकलाते हुए पूछा। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, सच का पता लगाना, रुद्र ने सख्त लहजे में कहा। रोहित ने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर अचानक से रोहित ने रुद्र पर हमला कर दिया। उसने तेजी से रुद्र की ओर लात मारी, लेकिन रुद्र ने आसानी से उसका वार बचा लिया। रुद्र ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे एक दीवार की ओर धकेल दिया। तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो, रोहित? रुद्र ने जोर से पूछा। रोहित ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ मरोड़ दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? रुद्र ने उसकी कलाई को और भी जोर से पकड़ते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो, रोहित ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी, रुद्र ने उसे धमकाते हुए कहा।
रोहित ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। रुद्र ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसे उठने में मदद की। रोहित ने थरथराते हुए कहा, वो सब कुछ एक बड़ी साजिश है। हमें पैसे दिए गए थे ताकि हम सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर सकें और लोगों को डरा सकें। हमारे सीनियर अधिकारी ने हमें धमकी दी थी, अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो वो हमारे परिवार को जान से मार देते, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, रोहित ने घबराते हुए कहा। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद रुद्र थोड़ी देर उसके हालात के बारे में सोचता है। फिर एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद कहता है, मानता हूं, तुमने जो किया वो दबाव में आकर किया, पर फिर भी तुमने गलत किया है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। इसीलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने के लिए। रुद्र उससे आगे कुछ कह पाता कि तभी वहां पर एक रोल्स रॉयस आकर रुकती है। गाड़ी से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, जिसके चेहरे पर सीरियसनेस साफ साफ झलक रही थी। वह आदमी सूट बूट में था और उसकी चाल से उसकी गंभीरता और अधिकार स्पष्ट नजर आ रही थी। वह सीधा रुद्र और रोहित की ओर बढ़ा। मुझे पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं ब्लू मून रेजिडेंसी का मालिक हूँ, ब्रिगेडियर आदित्य वर्मा, उस आदमी ने कहा। आदित्य वर्मा, एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, अपनी कठोर आवाज और दृढ़ता से लोगों के दिलों में डर और सम्मान दोनों पैदा करते थे। उन्होंने आर्मी में अपने सेवाकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का नेतृत्व किया था और अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने ब्लू मून रेजिडेंसी की स्थापना की थी और अपनी प्रॉपर्टी को संभालने में कड़ी मेहनत की थी। मैं इस पूरे मामले की जांच करूंगा, ब्रिगेडियर वर्मा ने गंभीरता से कहा। रुद्र ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, ब्रिगेडियर वर्मा, हमें लगता है कि यहाँ कुछ गहरी साजिश चल रही है। रोहित ने बताया कि वो दबाव में आकर ये सब कर रहा था। मैं समझता हूँ, वर्मा ने कहा, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दोषियों को उनकी सजा मिले। किसी भी सूरत में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिगेडियर वर्मा, हमें आपकी मदद की जरूरत होगी, रुद्र ने कहा। बिल्कुल, वर्मा ने हामी भरते हुए कहा। यह मेरा फर्ज है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी और यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। रोहित, तुमने जो कुछ भी किया उसकी सच्चाई हमें बताओ, वर्मा ने आदेशात्मक लहजे में कहा। रोहित ने डरते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे कहा गया था। मुझे धमकी दी गई थी। वर्मा ने अपनी सख्त नजरों से रोहित की ओर देखा। तुम्हारी सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। रोहित से इतना कहने के बाद ब्रिगेडियर आदित्य वर्मा अपने आदमी की इशारा करते हुए कहता है, ले जाओ इसे यहाँ से, और हाँ, इसके सीनियर को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। रोहित को ले जाने के बाद आदित्य वर्मा ने रुद्र की ओर मुड़कर कहा, आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद, रुद्र। इस मामले में आपकी तत्परता और सहयोग ने काफी सहायता की है। मैं इस काम के लिए आपको इनाम देना चाहता हूँ। रुद्र ने आदरपूर्वक कहा, धन्यवाद, ब्रिगेडियर वर्मा, यह मेरा कर्तव्य था। आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसे लोगों की समाज को जरूरत है। ये कहकर वे वहां से चले गए। जैसे ही आदित्य वर्मा वहां से निकले, रुद्र भी वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि आदित्य वर्मा के बेटे की थी। वो व्यक्ति गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र चौंक कर उसकी ओर मुड़ा, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कौन हैं? वो व्यक्ति तिरस्कार भरे स्वर में बोला, मेरा नाम आर्यन वर्मा है। और तुम कौन हो? रुद्र ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरा नाम रुद्र है। मैं यहाँ ब्रिगेडियर वर्मा और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की मदद के लिए आया था। रुद्र की बात पर आर्यन ने गुस्से में कहा, गलत, तुम्हारा मकसद सिर्फ मेरे पिता से पैसे ऐंठना है। तुमने इस मामले में किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं की है। तुम बस एक फ्रॉड इंसान हो। रुद्र ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों नाराज हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ सच्चाई का पता लगाना है। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं। आर्यन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। तुमने जो भी किया है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। तुम जैसे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और असली मदद करने वाले नहीं होते। रुद्र ने गंभीरता से कहा, मैं यहाँ सिर्फ न्याय के लिए आया हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद जांच कर सकते हैं। आर्यन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जैसे लोग हमारे जीवन से दूर रहें। रुद्र ने अपनी दृढ़ता और शांत स्वभाव को बनाए रखा, लेकिन आर्यन के आरोपों ने माहौल में तनाव और भी बढ़ा दिया। और अब रुद्र का दिमाग आर्यन के वजह से और भी ज्यादा खराब होने लगा था, जिसके कारण रुद्र वहां से जल्द निकल जाना चाहता था, वरना उसे खुद नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या कर बैठेगा। खुद का ध्यान भटकाने के लिए रुद्र अनवी से कहता है, अनवी, क्या भूतों की समस्या अब खत्म हो चुकी है या नहीं? यस पापा, अब आज से इस बिल्डिंग में कोई भी भूतिया हरकत नहीं होगी।
इसीलिए सिस्टम की तरफ से आपको 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। सिस्टम के इस मैसेज की देख इतने टेंशन में भी रुद्र के चेहरे पर अचानक से एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। पर तभी उसके सामने एक सिस्टम का एक और स्क्रीन खुल जाता है। नया मिशन, रोहित और उसके साथ उसके साथियों को इंसाफ दिलवाए। इनाम 50 पॉइंट्स। टाइम लिमिट 5 दिन। जहां पर कुछ देर पहले रुद्र के चेहरा खुशी से खिल रहा था, अचानक से उस पर एक जैसे कोई ग्रहण लग जाता है। एपिसोड 40 किडनैप। अब तक आपने सुनना सिस्टम के इस मैसेज की देख इतने टेंशन में भी रुद्र के चेहरे पर अचानक से एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन तभी जैसे ही सिस्टम का एक और स्क्रीन खुला, उसकी खुशी तुरंत गायब हो गई। नया मिशन, रोहित और उसके साथियों को इंसाफ दिलवाएं। इनाम 50 पॉइंट्स। टाइम लिमिट 5 दिन। रुद्र के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता और गुस्सा आ गया था। वह पहले से ही तनाव में था और इस नए मिशन ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया। तभी दूसरी ओर से आर्यन उसकी बेइज्जती करता हुआ उसकी ओर बढ़ा। आर्यन ने ताने मारते हुए कहा, तुम्हारी असली सूरत मैं जानता हूं। तुम यहां अपने फायदे के लिए आए हो और मैं किसी को भी मेरे पिता के साथ धोखेबाजी करने नहीं दूंगा। रुद्र ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए बोला, आर्यन, मुझे तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने का मौका दो। मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई का पता लगाना है। आर्यन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम जैसे धोखेबाज लोग हमेशा यही कहते हैं। मैं तुम्हारी असली सूरत को पहचानता हूं। तुम बस दिखावा कर रहे हो। आर्यन की बात सुन रुद्र का गुस्सा बढ़ता गया। आखिर में जब पानी पूरी तरह से सिर से ऊपर चल, तब रुद्र ने आर्यन को गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहा, देख लड़के, मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है और अब इसे और मत गर्म कर, वरना तू कहीं फालतू में मारा ना जाए। रुद्र के अचानक इस रवैये से न हैरान रह जाता है, पर फिर वो खुद को एक झटके से छुड़ाने की कोशिश करता है और कहा, तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम सिर्फ एक नौटंकीबाज हो। रुद्र ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने आर्यन को छोड़ते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के साथ अन्याय करने नहीं आया हूँ। मेरा मकसद साफ है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। इतना कहने के बाद रुद्र वहां से तेज कदमों से चला गया, जबकि आर्यन अभी भी गुस्से में उसकी ओर घूर रहा था। अब रुद्र के सामने एक नया चैलेंज था, न सिर्फ अपने मिशन को पूरा करना, बल्कि अपनी साख और इज्जत को भी बचाना था। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने कार में बैठ अपने नए मिशन के बारे में सोचने लगता है। अन्वी, आखिर तुम किस इंसाफ की बात कर रही हो? अगर रोहित ने गलती की है तो उन्हें सजा मिलेगी, उसमें कैसा इंसाफ? पापा, आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो कि आपके आंखों के सामने है, पर जो आंखों के सामने है जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। तुम कहना क्या चाहती हो? रुद्र पूछता है। कुछ सवालों के जवाब खुद भी ढूंढ लीजिए। अन्वी के इस जवाब को सुन रुद्र का दिमाग, जो कि पहले से ही खराब था, अब और भी खराब हो जाता है। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अब मुझे तुम्हारी अभी जरूरत भी नहीं है। रुद्र ने अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से ब्लू मून रेजिडेंसी से निकल गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। उसकी सोच उलझी हुई थी, पर तभी उसे रोहित का पता याद आ गया और उसने अपनी गाड़ी धारावी की ओर मोड़ दी। धारावी की तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरते हुए रुद्र के मन में कई विचार चल रहे थे। इस जगह पर रोहित का पता लगाना आसान नहीं होगा। उसने खुद से कहा, यहाँ के लोग शायद बाहरी लोगों से बात भी न करें, पर मुझे कोशिश करनी होगी। धारावी में घुसते ही रुद्र ने देखा कि यहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। तंग गलियां, छोटे छोटे घर और हर तरफ लोगों की भीड़। उसने गाड़ी को एक सुरक्षित जगह पर पार्क किया और पैदल ही रोहित का पता लगाने की ठान ली। चलते चलते रुद्र ने खुद से कहा, मुझे शांत रहना होगा और सही तरीके से लोगों से पूछताछ करनी होगी। यहाँ के लोग मुझे जल्दी से कुछ नहीं बताएंगे। रुद्र ने एक चाय की दुकान के पास खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं रोहित कहाँ रहता है? बुजुर्ग ने थोड़ी हैरानी से रुद्र की ओर देखा और कहा, यहाँ बहुत से रोहित रहते हैं। किस रोहित की बात कर रहे हो? रुद्र ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, एक युवा लड़का है, 21 साल का, वो मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। बुजुर्ग ने थोड़ा सोचकर कहा, ओह, वो रोहित, वो पास की गली में रहता है। सीधे जाओ और दूसरी बाईं ओर मुड़ो, वहां उसका घर मिलेगा। रुद्र ने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। उसकी सोच अभी भी उलझी हुई थी, पर वह हर कदम के साथ और भी दृढ़ होता जा रहा था। उसे रोहित से मिलकर सच्चाई जाननी थी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रोहित के घर के पास पहुंचकर रुद्र ने एक और राहगीर से पूछा, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि रोहित का घर कौन सा है? राहगीर ने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा और फिर थोड़ी अनिच्छा से कहा, हाँ, वो सामने वाली गली में तीसरा घर है।
धन्यवाद। इतना कहकर रुद्र रोहित के घर की ओर बढ़ने लगता है कि तभी वो राहगीर पूछता है, बेटा, वैसे तुम रोहित का पता क्यों पूछ रहे हो? और तुम हो कौन? उस राहगीर के सवाल पर रुद्र को हड़बड़ा जाता है, मगर फिर खुद को सहमत करने में बार रुद्र उससे कहता है, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर रोहित के बारे में जानने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लू मून रेजिडेंसी में हाल फिलहाल में जो कुछ भी भूतिया हरकतें हुई है, उन सब में रोहित का भी हाथ है, और उसके लिए उसे कैसे भी मिले हैं। रुद्र की बात सुन वो आदमी पहले पूरी तरह से हैरान रह जाता है, पर फिर आखिर में एक लंबी सांस छोड़ने के बाद वो आगे कहता है, तो आखिरकार उन लोगों ने उस लड़के को पकड़ ही लिया। इतना कहने के बाद वो उस राहगीर के चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान पसर जाती है। वही उसे ऐसा करता देख रुद्र हैरान रह जाता है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि शाम का वक्त रोहित की इंक्वायरी में सुबह से शाम हो गई थी, पर फिर उसे छोड़ दिया गया था। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और दूसरी ओर से एक कठोर आवाज आई, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुरंत ब्लू मून रेजिडेंसी के 30वें फ्लोर पर आ जाओ। रोहित के चेहरे पर अचानक से घबराहट छा गई। कौन हो तुम? मेरी बहन को क्या हुआ? उसने घबराहट में पूछा। बहुत सवाल मत करो, समय बहुत कम है। अगर तुमने किसी को बताया या पुलिस को बुलाया तो तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने मार दिया जाएगा। आवाज ने धमकी दी और फोन काट दिया। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखों के सामने अपनी बहन की तस्वीरें घूमने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और गुस्से से उसकी मुठियां भींच गईं। मैं इसे कैसे होने दे सकता हूं? मुझे कुछ करना होगा, उसने खुद से कहा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और ब्लू मून रेजिडेंसी की ओर तेजी से चला। रास्ते में उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मुझे किसी भी तरह उसे बचाना होगा, पर मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जैसे ही वो ब्लू मून रेजिडेंसी पहुंचा, उसने अपनी गाड़ी पार्क की और 30वें फ्लोर की ओर भागा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। मुझे अपनी बहन को बचाना ही होगा, उसने खुद से कहा। 30वें फ्लोर पर पहुंचते ही रोहित ने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां पर सिर्फ एक लड़का आराम से एक कुर्सी पर बैठा कॉफी पी रहा था। उसकी पीठ रोहित की ओर थी, इसलिए रोहित उसका चेहरा नहीं देख पाता था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कॉफी के कप की टकराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। तभी उस लड़के ने कड़क आवाज में कहा, अपने सभी साथियों को फोन लगाओ और उनसे यहां आने के लिए कहो। रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लड़के ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें अपनी बहन जिंदा नहीं चाहिए? रोहित के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी बहन कहाँ है? मुझे उसे पहले देखना होगा। लड़के ने ठंडे स्वर में कहा, यहां कोई खेल नहीं चल रहा है। अगर तुम्हें अपनी बहन की परवाह है तो जल्दी करो। रोहित ने फिर से हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मेरे साथी यहां क्यों आएंगे? इससे क्या होगा? रोहित के सवाली पर लड़के ने उसकी ओर घूमता है, मगर कमरे में कम रोशनी होने के कारण रोहित उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाता। तभी वो लड़का कहता है, तुम्हारे सवाल बहुत हो गए। अब या तो तुम मेरी बात मानोगे या फिर तुम्हारी बहन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। रोहित की आंखों में डर और बेबसी की लहर दौड़ गई। उसने मजबूरी में अपने फोन निकाला और अपने साथियों को फोन लगाना शुरू किया। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसने अपने पहले साथी को फोन किया और कहा, हेलो, मुझे तुरंत ब्लू मून रेजिडेंसी के 30वें फ्लोर पर मिलो। ये बहुत जरूरी है। उसके साथी ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ रोहित? सब ठीक तो है? रोहित ने कातर स्वर में कहा, यहां आओ और मैं तुम्हें सब बताऊंगा, बस जल्दी करो। उसके बाद उसने एक एक करके अपने सभी साथियों को फोन किया और उन्हें वही संदेश दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। हर कॉल के बाद वह और अधिक बेबस महसूस कर रहा था। पर उस अनजान लड़के ने उसकी हरकतों को ध्यान से देखते हुए कहा, अच्छा, अब इंतजार करते हैं। तुम्हारे साथियों के आते ही हम आगे की योजना पर काम करेंगे। उसकी बात सुन रोहित ने धीमी आवाज में कहा, मेरी बहन को कुछ मत करना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लड़के ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो परिणाम बहुत बुरा होगा। रोहित ने धीरे से सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गया। उसके मन में चिंता और डर के साथ साथ अपनी बहन को बचाने का संकल्प भी था। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, पर वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन को बचाना चाहता था।
उस कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और रोहित बेचैनी से अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और 4 लोग अंदर आते हैं। वे सब के सब रोहित के बगल में खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य और चिंतित स्वर में पूछते हैं, रोहित, आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी वह लड़का अपनी कॉफी का कप नीचे रखते हुए बोला, तुम सबको मैंने यहाँ बुलाया है। लड़के के शब्दों में ऐसा कुछ था जिसने कमरे में तनाव की लहर दौड़ा दी। सभी ने चौकन्नी नजरों से उसकी ओर देखा। तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और सभी को उस लड़के का चेहरा साफ दिखता है। उस लड़के को देखते ही वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरफ से हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर कौन है वो लड़का? किसने किडनैप किया है रोहित की बहन को? इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।